अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, राइज एंड शाइन में आपको खुशामदीद। नादिया क्या कर रही है? अब क्या मैं पता क्या पीएसएल का गाने को सेटिंग कर रही हूँ, मैं उसको देख रही हूँ। मैंने पीएसएल का सॉन्ग देखना है क्योंकि बहुत बड़ी बात होती है। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से राइज कर जाएं ताकि हम शाइन करें सारा दिन, क्योंकि मैं मॉडर्न कुड़ियां ते मॉर्निंग शो कर रही हूँ। मॉर्निंग शो कर चलिए, और हाइलाइटर भी रखा हुआ है, सब चीज। आज आप बड़ी कुछ मतलब फॉर्म में लग रही है, क्या हो रहा है? मैं रोज ही फॉर्म में होती हूँ। देखो, अगर हमारे अंदर एनर्जी होगी ना तो ये एनर्जी ट्रांसफर होके वहां जाएगी। एटलीस्ट इसका 40-50% भी अगर आपके अंदर चला गया ना, ट्रांसफर हो गया, दिन आपका बहुत अच्छे से गुजरेगा। पॉजिटिव एनर्जी। लास्ट मोमेंट तक रिसर्च हो रही है। गाना मैं भी देख रहा है, गाना कौन है? अली जफर है उसमें और 2-3 सिंगर्स। बिल्कुल, तलहा अंजुम है, नताशा है, इसमें अबरारुल हक है। अबरार भी है? अच्छा, हल्का ना लेना इसको, जबरदस्त। कितने जाना है? ये सब सितारे हमारे नहीं, ये वो तो पहले वाला है। नहीं, वो पहले वाला। मैं देख रही थी, इसका बड़ा जबरदस्त सा गाना है। अब ये कि YouTube पे कॉपीराइट वगैरह के मसाइल होते हैं, वरना पूरा गाना आपको दिखाते हैं। लेकिन दिखाएंगे आपको जो सेलिब्रेशन हुई है, जबरदस्त सेलिब्रेशन तो अभी होगी, आज से होगी। ओपनिंग सेरेमनी जब होगी, देख के ना 365 पे खुश हो गए। सेलिब्रेशन वहां बाद में। हमारे चैनल पे आपने सेलिब्रेशन देखी है, जो फायरवर्क्स हो रहे हैं? जी हाँ, देखे जरा न्यूज पे। मैं तो वो देख के हैरान होगी कि मुझे लगा तकरीब हो गई। अच्छा, होनी है। आज मैच होना है, मैच से पहले तकरीब होनी है और बड़ी रंगारंग तकरीब होगी। आपदा परवीन भी उसमें परफॉर्म करेंगी। तो ये देखे ना कितनी जबरदस्त हमारी ये अभी पीएसएल शुरू होने वाली है। पाकिस्तान सुपर लीग के बारे में सभी बात करते हैं। इस बार हमने ये यकीनन कहा, क्या इतनी ज्यादा बात नहीं हुई है, उसकी वजूहत कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन जब टूर्नामेंट थोड़ा आगे बढ़ेगा ना तो फिर मजा आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि कराची किंग्स के मुकाबले होंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड से, लाहौर कलंदर से, पेशावर ज़ल्मी, कोयटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान्स। मुल्तान सुल्तान के जो ओनर है, उन्होंने कल जो बात की थी वो मैंने तो दोबारा सुनी जाके। अच्छा। अली तरीन ने, तो उन्होंने देखे एक तरीके से सही बात की। उन्होंने कहा 2 दिन रह गए, जब 2 दिन रह गए थे इसमें शुरू होने में, उन्होंने कहा 2 दिन रह गए, हमसे फ्रेंचाइज ओनर से एक भी मीटिंग नहीं हुई है। किसकी? पीसीबी की, ऑर्गेनाइजर्स की, जो टूर्नामेंट कर रहे हैं, तो उनकी मुलाकात नहीं हुई है, कोई मीटिंग नहीं हुई है इस सिलसिले में। फिर दूसरी चीज उन्होंने ये भी कही कि ये जो ट्रॉफी है, इस ट्रॉफी की आप रूनुमाई कर, यानी दिखा रहे हैं ट्रॉफी एक शो पर, तो जाहिर है बड़े प्लेटफॉर्म पे जब आप आपको एग्जिबिट चीजें आप एक शो पर, और फिर कराची किंग्स के ओनर भी हैं, तो वहां पर आप ट्रॉफी दिखा रहे हैं, तो इन चीजों पर उन्होंने ये है कि एक बड़ी बनती जा रही है हमारी बायस लगता है। यस, क्योंकि जब इतनी टीम्स हों तो उसमें आपका एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट और क्या कहते हैं, कर्टन रेजर या जो भी चीज है वो होना चाहिए। बात तो थोड़ी सही कह रहे हैं, और एक ब्रांड को बड़ा बनाए ना आप, आहिस्ता आहिस्ता, छोटा ना उसको करें। बात सही कह रहे हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि पता है, दोनों साइड की जब स्टोरी आप सुनते हैं ना तो आपको समझ आती है कि जिनका मौकफ क्या है, थोड़ा ये ठीक है, थोड़ा वो ठीक है, और फिर आपको क्या लगता है कि कौन सही ठीक है। उन्होंने ये भी कहा कि कराची में क्राउड नहीं आ रहा, लेकिन उसके बावजूद आपने इसकी प्रमोशन नहीं की कराची में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में जाके आपने लोगों को नहीं बताया पीएसएल आ रहा है, आप लोग आए। तो ये बातें कुछ उनकी बेहतर थी जिस पर हम ये बात करें। तो अब पीएसएल पर तो बात होगी, आगे क्या क्या है? हाँ, मैं तो चाहती हूँ कि देखें, पुराने फड्डे झगड़े और रंजिशें हम भुला के पीएसएल को फुल प्रमोट करें। मेरा टेक ये, बिकॉज इट्स अ पाकिस्तानी प्रोडक्ट। हमारे घर में कितने मसले होते हैं, नहीं, पप्पू ने ये कर दिया, गुड़िया ने ये कर दिया, भूल जाते हैं ना, एंड देन वी मूव ऑन। तो इसी तरह अपने भी मुल्क के जो मसाइल, जो भी चीजें हों, उनको भुला के आगे मूव ऑन करें और इसको सक्सेसफुल बनाना है, सेलिब्रेट करना है। फेस्टिवल है ये तो। बिल्कुल। अच्छा, एक और नादिया, ये जो स्क्वॉश का हमने बात की थी, बड़ा इवेंट हुआ तकरीबन 23 साल बाद, ये बताया जा रहा था कराची में वो इवेंट पूरा। तो पाकिस्तान के नूर जमान ने अंडर 23 वर्ल्ड स्क्वॉश चैंपियनशिप मेंस इवेंट का फाइनल जीत लिया है। उनके लिए क्लैप। कराची में खेलेगा फाइनल में, थोड़ी डिटेल्स उसकी हैं। नूर जमान ने मिस्र के जो स्क्वॉश प्लेयर थे उनको शिकस्त दी 3-2 से। सब में जीत गया। जी। मैं समझी कोई एक मैच जीता, फिनाले जीत गया। नहीं, जीत गया बिल्कुल ऐसे ही अंडर 23 में। कितना प्यारा बच्चा है माशाल्लाह। और कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अवैस दस्तगीर और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इनामात वहां पर तकसीम की। गया मनाजिर आप देख रहे हैं। नूर जमान इज फ्रॉम वेयर? पाकिस्तान का है, पाकिस्तान का लड़का है ना भाई, पाकिस्तान के। नहीं, शहर कौन सा? कोई शहर का पता है? अब शहर तो जाहिर है निकल के सामने आएगा बाद में जब डिटेल्स मजीद आएंगी, लेकिन हम ये जब बात है, बहुत मुबारक हो नूर को, पाकिस्तान को और नूर की फैमिली को, और हम उनको शो पे बुलाएंगे बहुत जल्दी। जब ये टूर्नामेंट शुरू होने वाला था तो हमारे साथ पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन के आए थे नुमाइंदे, और उनके बाकायदा वाइस प्रेसिडेंट आए थे, और उनसे हमने कहा था so sweet. This is so nice. और अब हमें स्क्वॉश का भी फ्यूचर नजर आ रहा है कि ये दिस इज अ बिग स्टेटमेंट। इसका मतलब है कि स्क्वॉश
का इंशाल्लाह जो है वो क्या कहते हैं उसको जो वापस आता है, बिल्कुल, रिवाइवल रिवाइवल हो रहा है रिवाइवल हो रहा बिल्कुल। है। और वो जहां शेर खान जहांगीर खान वाले दिन वापस आ सकते हैं शायद आगे। जहाँ स्क्वॉश फंस रहा है वहाँ रिवाइवल फंस रहा है, कुछ ना कुछ फंस रहा है। कोई नहीं, होगा 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 ऐसा। बिल्कुल होगा। अच्छा, पीएसएल पे दोबारा हम बात करते हैं। तो आज ये शुरू होने वाला इवेंट 10वां एडिशन है पाकिस्तान सुपर लीग का। इसकी इब्तदाई पहले तकरीब होगी, ओपनिंग सेरेमनी होगी, रंग तकरीब होगी और उसके बाद मैच का आगाज होगा। पहला मैच लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड दोनों का मैच होने जा रहा है। तो भाई हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया है महविश कमाल ने, नुमाइंदा 365 न्यूज़। हमें स्टेडियम के बाहर से वो रिपोर्ट करेंगी और फिर हमें भारतीय सहाफ़ी मनोज जोशी भाई ने ज्वाइन किया है, उनको भी वेलकम करते हैं। और पाकिस्तानी स्पोर्ट्स तजज़ियाकार अदील अजहर ने भी हमें ज्वाइन किया। अदील, आपको भी हम वेलकम करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम महविश कमास की तरफ जाएंगे। महविश बताइए कि वो स्टेडियम के करीब है, जी जी, हक उनका बनता है, क्या सूरत है, बाकी हम दूर हैं। जी महविश। देखिए, अगर हम आज के मैच की बात करें तो आज बाकायदा से रावलपिंडी में जो है वो PSL 10 का जो है वो इफ्तिताह होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर इफ्तिताई तकरीब होगी। पहली दफ़ा रावलपिंडी स्टेडियम में जो है इफ्तिताई तकरीब होगी। मैच जो है वो 8:30 बजे शुरू होगा इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान। लेकिन मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके थोड़ा सा यहाँ पर, तो यहाँ पर अभी भी तैयारियाँ जो है वो जारी है, क्योंकि अभी तो सुबह का वक्त है और अभी फ़िलहाल काफ़ी टाइम है। लेकिन तो हर जगह पर तैयारियां शुरू है ताकि कोई कसर जो है वो ना रह सके। लेकिन अगर इसके साथ साथ सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी की भी काफ़ी अच्छी इंतजाम जो है वो देखने को है। मेरे सामने जो पार्क है जिसे अलामा इकबाल पार्क कहा जाता है, यहाँ पर 6 डिफरेंट पॉइंट जो है वो चेकिंग के बनाए गए हैं ताकि कोई भी इस तरह वाकया जो है वो पेश ना आए और कोई भी स्टेडियम के अंदर आए तो वो मुकम्मल जो है उनकी सिक्योरिटी चेक हो चुकी हो। इसके साथ साथ अगर मैं तादाद बताऊं तो इस्लामाबाद पुलिस और जो IG पंजाब है उन्होंने कहा है कि इस दफ़ा PSL के लिए हमने 21,000 के करीब जो है वो नफरी तैनात की गई है, जिसमें से 5,000 पुलिस या जो ट्रैफिक है अगर उनको मिलाए तो 5,000 उनकी तादाद है। और वो इस बार रावलपिंडी स्टेडियम में जो है वो अपनी सिक्योरिटी और ये बताए ना कि गली मोहल्लों में क्या बात हो रही है, गली मोहल्लों में क्या बात हो रही है इस्लामाबाद की टीम से। हाँ देखिए, वैसे तो रावलपिंडी के अवाम जो है वो पिंडी बॉयज बड़े फेमस है और मैं देख रही हूँ कि अभी से वो आ रहे जा रहे देख रहे, और क्योंकि लोग गुजर रहे तो अपने अपने टीम्स के भी, या कुछ लोग गुजर रहे थे अपने अपने टीम्स को पसंदीदा है जो उनकी भी आवाज़ें देते। कोई पिशावर ज़ल्मी की बात कर रहा था, कोई इस्लामाबाद की बात कर रहा था, कोई लाहौर की बात कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट जगहों पर उनके जो टीम्स के कैप्टन्स हैं उनके पोस्टर्स लगे हैं, उनके बैनर्स लगे हैं, तो हर कोई भी पसंद कर रहा है। साथ साथ कुछ लोग ने तस्वीरें भी ली है, तो लोग तो काफ़ी पुरजोश है। इसके साथ साथ जो इफ्तिताई तकरीब होने वाली है वो तो बहुत शानदार होने वाली है, क्योंकि इस बार जो सिंगर्स है वो मैं खुद जाती बहुत पसंद है। कौन बताओ, मैं भी कौन है बता, मैं टिकट कराऊं, मिल जाएगी सीट। जैसे कि आपका परवीन साहिबा है, यंगस्टर्स है, अली जफर है और अली जफर हैं, आपदा परवीन है, इब्रारुल हक भी होंगे, ये नताशा भी होंगी। हाँ, इब्रारुल हक भी है और यंगस्टर्स भी है, क्योंकि आजकल जो पाकिस्तानी यूथ है वो यंगस्टर्स को काफी पसंद करती है। मेरा बेटा पागल है भाई यंगस्टर्स के पीछे, को अट्रैक्ट करने के लिए अच्छा तरीका है। हाँ, वो जो आता है ना जब तला अंजुम कहता है मेरा। बस मौसम भी बता दे, मौसम कैसा है वहाँ का? देखिए, मौसम तो अभी आपको फील हो रहा होगा कि धूप नजर नहीं आ रही और मौसम बहुत ही शानदार है। वैसे कहा जाता कि शायद थोड़ी सी हल्की सी बारिश हो, लेकिन मैं अभी महकमा मौसमियात की कुछ डिटेल्स चेक कर रही थी तो ऐसा कुछ फिलहाल नजर नहीं आ रहा। लेकिन यह है कि मौसम अबर आलूद रहने का इम्कान है, लेकिन अभी ठंडी ठंडी हवा चल रही है तो शायद ये पूरा दिन इसी तरह रहे और जब मैच शुरू होगा तो मौसम जो है वो बिल्कुल क्लियर होगा। हाय महविश, मिली अच्छी अच्छी वीडियोस बनाना, ठीक है ना, सेल्फी बना के मुझे भेजना, क्योंकि मैं वहाँ होना चाहती थी ईमान से। अच्छा, अच्छी बात पता है क्या आएगी, अब रावलपिंडी स्टेडियम को अब जो इसके रास्ते ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद वालों के लिए, रावलपिंडी वालों के लिए, अब 4 जगहों से वो आ सकते हैं, क्योंकि 4 अब रोड्स बहुत अच्छी बन गई। पहले सिर्फ मरी रोड और सामने इस्लामाबाद का रास्ता होता था, बट अब सैदपुर से, यहाँ से इस्लामाबाद, इधर से पिंडी का एक राइट की तरफ से एक्सेस, नई हाईवे जो बनी है सारा, उससे इतनी आसानी हो गई है। तो ये आई थिंक अब ट्रैफिक जैम का मसला भी इतना नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे होपफुली। ये बहुत अच्छी आपने। अच्छा जी, मनोज जोशी, अस्सलाम वालेकुम। अदील, कैसे हैं आप? और मनोज भाई, आपको वेलकम हम करते हैं। सबसे पहले मनोज भाई आपसे हम पूछेंगे, ये PSL भी आपके तो एक साथ ही हो रहा है और वहाँ IPL भी हो रहा है, दोनों इवेंट साथ साथ ही हो रहे हैं। कितने इंपॉर्टेंट हैं ये इवेंट्स? आप देखते हैं फ्रेंचाइज क्रिकेट का होना, क्रिकेट की पॉपुलैरिटी के लिए, बच्चों में, यूथ में क्रिकेट के फरोग के लिए, पहले इस पर बात करें। देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है। दोनों एक डबल डोज मिल रही है हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों आवाम को।
और क्योंकि पाकिस्तानी अवाम जो मैं समझता हूँ जो मुल्तान सुल्तान के फैंस हैं या इस्लामाबाद के फैन हैं या पेशावर के जो फैंस हैं वो उनका मैच जरूर देखेंगे, बेशक दोनों आपस में क्लैश कर रहे हो, कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं समझता हूँ पीएसएल को इसका ज्यादा फायदा हुआ है। ठीक है, चैलेंजिंग है जरूर, फ्रेंचाइजी ओनर्स का थोड़ा मूव भी बना हुआ है कुछ मामलों को लेकर, लेकिन मैं कहूंगा कि इतने अच्छे प्लेयर, ठीक है आप उस बात में कोई मतलब नहीं है हम ये कहें जी वहां के प्लेयर वहां अनसोल्ड रह गए, यहाँ इनको मिल गए, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखिए केन विलियमसन, डेरिल मिचेल, मार्क चैपमैन, जेसन होल्डर जैसे प्लेयर जो है पीएसएल में उतर रहे हैं, तो इसकी शोभा बढ़ रही है। निश्चित तौर पर एक कंपटीशन मिल रहा है और इसी कंपटीशन का पाकिस्तानी अवाम बहुत बेसब्री से इंतजार भी कर रहा है। नहीं तो पाकिस्तान वर्सेस पाकिस्तान आपस में खेलने हैं तो फिर कायदे आजम ट्रॉफी में और पीएसएल में फर्क क्या रह जाता है। तो मनोज भाई, आपने प्लेयर्स का लाइनअप देखा, आपको क्या लग रहा है कि कौन सी टीम का चांस है जीतने का? देखिए जी, कुछ मामलों में ना जब आईपीएल की बात होती है, पीएसएल की बात होती है, मैं आईपीएल के मामले में थोड़ा सा बायस्ड हो जाता हूं, मुंबई इंडियंस की तरफ मेरा झुकाव हो जाता है। ऐसे ही पीएसएल की बात होती है तो मेरा लाहौर कलंदर की तरफ जो है ना झुकाव हो जाता है। वो जीते ना जीते वो क्यों हो जाता है भाई, मनोज भाई क्यों हो जाता है ऐसा? वजह क्या है? करीब है आपसे। उसकी बड़ी वजह यह है कि मेरे जो पूर्वज हैं वो कभी कहीं ना कहीं उनका लाहौर के साथ संबंध रहा है। मेरे पिताश्री जो है, मेरे वालिद साहब जो है, जब बहुत छोटे थे, बचपन उनका 4, 5, 6 साल की उम्र में लाहौर में ही बीता। मेरे दादाजी ने वहां जॉब की है लाहौर में, तो लाहौर से मेरा थोड़ा सा अटैचमेंट वैसे ही हो जाता है। आप चाहे कराची को कितना भी कहें, चाहे आप पेशावर को कहें, तो थोड़ा अटैचमेंट अपने आप हो जाता है स्वाभाविक तौर पर। तो मैं लाहौर के साथ हमेशा रहूंगा। बिल्कुल। अच्छा अदील, ये तो लाहौर के साथ मनोज भाई रहेंगे, वाज़े उन्होंने बता दिया है। आप मुझे बताएं, आप आईपीएल पर भी बात करें। विराट कोहली को हम देख रहे थे कि छक्के चौके लगाने में सबको पीछे छोड़ दिया उन्होंने। वहां पे लीडिंग रन स्कोरर हैं आईपीएल में। तो पाकिस्तान के भी ऐसे स्टार्स हैं जो आप देखते हैं कि जिनमें पीएसएल के बाद हम देखेंगे कि वो जो उनकी फैंस ने फॉलो करना छोड़ दिया था, दोबारा से फैन क्रिकेट की तरफ आएगा। ये बहुत जरूरी है क्योंकि अब चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से जो कुछ हालात। मनोज भाई अदील से बात करते हैं फिर आपके पास आते हैं। हाँ जी, अदील भाई आप बताएं जी। कंफ्यूजन हो गई ना, 4 खिड़कियां खुली हैं, कौन बोलेगा? मनोज जी मेहमान है तो हमारे लिए बड़े रिस्पेक्टेबल आदमी है। बाय द वे, नादिया, नूर जमान इज फ्रॉम पेशावर एंड ही इज द ग्रैंडसन ऑफ फॉर्मर ब्रिटिश ओपन चैंपियन कमर जमान। सो मैंने कहा थोड़ा सा मैं आपको बता दूं उस वक्त। अच्छी बात है अदील, मेरा नया इंटरेस्ट पैदा हो रहा है, वरना पहले था नहीं। बहुत अच्छी बात है, मुझे बता रहे हैं, आगे काम आएगी इन्फॉर्मेशन, मैं नोट कर रही हूँ। He's a brilliant talent और बहुत जबरदस्त player है। I was watching the game live yesterday और it was worth watching game because he was down 2 games और वहां से वो 3-2 जो है आगे जीता है और amazing game. So congratulations to him and his family. Now coming to PSL, देखिए एक बात हमें समझनी पड़ेगी और let's be very honest about something guys. Yes, PSL is a beautiful Pakistani brand. हमारे दिलों के बहुत करीब है। उसने पाकिस्तान क्रिकेट की शुरू के सालों में खिदमत भी की है, लेकिन किसी भी मुल्क की क्रिकेट लीग का उसकी क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस के साथ एक बहुत गहरा असर होता है। पाकिस्तान सुपर लीग जिस नमूदार हुई थी 2016 में, पहला इवेंट हुआ था। आई वॉज सो एक्साइटेड अबाउट PSL माई सेल्फ कि मैं तो दुबई वो देखने भी गया था और अपने दोस्तों के साथ गया था। सम ऑफ द गेम्स हमने इतना एंजॉय किया था। पहले 4 साल मैं ये बोलूंगा कोविड तक जो है वो PSL हमें पीक करती हुई ही नजर आ रही थी। कुछ बड़े जबरदस्त प्लेयर्स उससे निकल कर आ रहे थे। शाहीन शाह अफरीदी आप जानते हैं उस वक्त एक बड़ा जबरदस्त था। लेकिन देखिए आपको देखने के लिए जो बात है वो ये कि टिल 2019 पाकिस्तान वाज अ टॉप T20 साइड इन द वर्ल्ड। आई मीन सरफराज हमारे कप्तान हुआ करते थे और अगर आपको याद हो पाकिस्तान ने लगातार 10-11 T20 सीरीज जो है वो जीती थी। इस वक्त जो प्रॉब्लम एक हम फेस कर रहे हैं, एक चैलेंज फेस कर रहे हैं, वो ये कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस एज अ क्रिकेट टीम, मैं सिर्फ T20 की बात नहीं कर रहा, मैं ODIs की भी बात कर रहा हूं, मैं टेस्ट की भी बात कर रहा हूं। वी आर अ सेकंड थर्ड टियर साइड एट बेस्ट और ये चीज नजर आ रही है। सो पाकिस्तान के जो वो सुपरस्टार्स हैं जिनसे हमने बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाई थी, बाबर हो गए, रिजवान हो गए, शाहीन हो गए, जिनकी परफॉर्मेंसेस रीसेंट टाइम्स में ऐसी नहीं थी कि जिसको हम एनविएबल कह सकें या मोटिवेटिंग कह सकें, उनके लिए HBL PSL या PSL का 10th एडिशन जो है PSL X वो एक बड़ी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी लाता है। मे बी दिस इज द राइट अपॉर्चुनिटी कि टीम की जो परफॉर्मेंस है वो रीसेट हो सके, रीबूट हो सके। मे बी दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी नीड राइट नाउ। So true, that is very important। और नादिया जो एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, देखिए मैं ऑनेस्टली अभी मनोज जी ने कहा लाहौर उनकी फेवरेट है। बीइंग अ कराची राइट,
Lahore is the last team that I really wanted to win. सही है। कराची को सब नादिया इस्लामाबाद तो करते होंगे, उस रास्ते में वो बता रही थी सैदपुर से है ना, ऐसा हमारा है ना, लेकिन बिल्कुल। वो भी एक बड़ा बड़ा पॉइंट है, क्योंकि फंसते हैं लोग, फिर निकलते नहीं कि भाई यार फंस जाएंगे ट्रैफिक में। अब नहीं होना इंशाल्लाह ऐसे। इसीलिए तो ये टॉक ऑफ द टाउन बनता है ना इवेंट, और इसलिए चक्कर ही ना, मैं तो पिंडी दी कुड़ियां। हाँ, फिर अभी वो भी- नादिया कितना ही छुपा ले अदील, नादिया ने बहुत छुपाया। शुरू में मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि ये भी मेरी टीम है, वो भी मेरी टीम है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता निकल के इस्लामाबाद यूनाइटेड आ ही रहा है ना, ये रोक नहीं सकता कोई। पिंडी पिंडी। जी यहाँ पे वो मैं आपको बताता हूँ। मैं ऑनेस्टली मैं भी शुरू में बड़ा पार्टिजान कराची फैन। अच्छा, कराची वालों की हमेशा दो टीमें होती है, कराची होती है और कोयटा होती है, बिकॉज कोयटा इज मोर कराची प्लेयर्स एंड कराची इटसेल्फ। सो सिलसिला ये हुआ कि नाउ आई थिंक अगर कोई मुझसे पूछे कि हाउ आई एम लुकिंग एट दिस HBL PSL 10, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि यार आई एम लुकिंग एट इट, मैं कुछ 6 या 7 पाकिस्तान के यंग खिलाड़ी हैं जिन पे मैं फोकस कर रहा हूँ। अब वो जिस टीम से भी खेल रहा है, इट डजंट मैटर टू मी कि साइम अयूब किस टीम से खेलता है, इट डजंट रियली मैटर टू मी कि ख्वाजा नाफे किस टीम से खेल रहा है, सुफियान मुकीम किस टीम से खेल रहा है। आई रियली वांट दीस प्लेयर्स टू परफॉर्म बिकॉज दिस इज देयर अपॉर्चुनिटी कि वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ना सिर्फ जगह बनाए बल्कि अपनी पोजीशन को मनोज भाई, ऐसी जहन में एक बात आ गई, अब पता नहीं ये ऑप्शन इस्तेमाल हो सकता है या नहीं। अगर PSL में नादिया, अगर PSL में इंडियन प्लेयर्स भी खेल रहे होते और IPL में जाके पाकिस्तानी प्लेयर्स खेल रहे होते, बहुत जरूरी है ये। कितनी जबरदस्त बात होती है ना टीम्स में मनोज कोई भाई। सियासत बस कुछ जहन नहीं में होना आ गया, चाहिए। एक दीवाने का ख्वाब है, इस पर क्या कहेंगे आप? चलो जी, टाइम पास करने के लिए ख्वाब बुरा नहीं है, हाँ। आइडियल है। जो आपकी सोच है बहुत आइडियल है, खेल के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, हम भी इस बात का आदर करते हैं। लेकिन बात वही आ जाती है, ये बहुत व्यवहारिक नहीं है, बहुत प्रैक्टिकल नहीं है। हाँ। लेकिन फिर भी जिस तरह से पाकिस्तान के प्लेयर्स ने IPL में हिस्सेदारी बिल्कुल की थी। पहले जब शुरुआती दिनों में, जिस तरह से उमर गुल से लेकर और सोहेल तनवीर जो कि शुएब राजस्थान अख्तर, रॉयल्स के शुएब अख्तर। स्टार खिलाड़ी साबित हुए। जी, शुएब अख्तर ने शोएब अख्तर KKR के लिए उन्होंने KKR कमाल का प्रदर्शन किया, आती 3 विकेट उन्होंने चटकाए। फिर उसके बाद वसीम अकरम साहब जो है उनके कोच थे, तो वाकई देखने में बहुत अच्छा लगता था और हर कोई जो है मुरीद था पाकिस्तान क्रिकेटर्स का। लेकिन तब ये कहा गया था कि भाई पाकिस्तान क्रिकेटर्स जब नहीं होंगे तो ये IPL खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। दुनिया ऐसी चलेगी, ऐसी चलती रहेगी अगर साथ मिलता है। नहीं, और होना भी चाहिए कि क्योंकि शायकीन का ये शौक है, लोग ये चाहते हैं। आई थिंक सबसे ज्यादा सेल्स भी टिकट्स की तब होती हैं जब इंडिया पाकिस्तान का कोहली मैच लाहौर में खेल रहा हो किसी है ना, फ्रेंचाइजी से, तो ये कितना अच्छा एक्चुअली है। अगर देखा जाए तो ये कितना अच्छा है क्रिकेट के लिए, बिल्कुल। लोगों के लिए, और इसमें सियासत आ जाती है तो बड़ा अच्छा, मुझे अदील मुझे ये बताएं कि यंगस्टर्स के लिए कितना अच्छा मौका होता है ये, क्योंकि देखिए उनको मौका वैसे तो मिलता नहीं है इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेलने का, टेक्निक सीखने का, टेम्परामेंट क्या होता है, गेम प्लानिंग क्या होती है, तो बड़ी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी उनके लिए भी होती है इस तरह की फ्रेंचाइज क्रिकेट। फ्रॉम बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, एक तो ये कि इनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि अपने करियर में पहली बार एक लाइव टेलीवाइज मैच में परफॉर्म कर रहे होंगे, ठीक है जी, जो कि पूरे पाकिस्तान में प्राइम टाइम पे दिखाया जा रहा होगा। सेकेंडली, फॉर द फर्स्ट टाइम परहैप्स इन देयर लाइफ वो भरे हुए स्टेडियम्स में परफॉर्म कर रहे होंगे। देखिए, पाकिस्तान में कोई स्टेडियम भरे ना भरे, पिंडी स्टेडियम जरूर भर है जाता ना। है। हाँ, वही तो, हमने तो आंसू गैस भी बर्दाश्त की हुई है मैच देखने के लिए पर्सनली। अच्छा दिल भाई, एक बात बताएं, दिल टेल मी कि क्या दुबई में इस सीरीज कोई PSL का मैच होगा क्या दुबई में? नहीं, या सारे purely पाकिस्तान में होंगे? नहीं, पाकिस्तान। फॉर माय नॉलेज हम दुबई को बहुत पहले खैर बात कह चुके हैं। एंड आई थिंक पाकिस्तान, देखिए एक थोड़ा सा मैं नादिया आपको थोड़ा सा जल्दी से बैकग्राउंड में ले जाता हूँ। पाकिस्तान सुपर लीग जब सेठी साहब के टाइम पे लॉन्च हुई थी, इसको लॉन्च करने का एक बहुत बड़ा पर्पस पाकिस्तान में क्रिकेट को वापस लेकर आना था, और ने ये काम बड़ी कामयाबी से किया। अगर आपको याद हो 2017 में जो सेकंड PSL थी, इसका फाइनल कदाफी स्टेडियम लाहौर में खेला गया था। बहुत कम इंटरनेशनल प्लेयर्स खेलने आए थे। डैरन सैमी, अगर आपको याद हो, जल्मी को लीड कर रहे थे एंड दे वन द चैंपियंस ट्रॉफी, सॉरी दे वन द चैंपियनशिप एट कदाफी स्टेडियम। फिर उसके बाद 3 मैचेस हुए थे, फिर उसके बाद पूरी की पूरी PSL 19 में पाकिस्तान में आके खेली गई थी। तो PSL ही क्रिकेट पाकिस्तान लेकर आना था। जबकि आपका पॉइंट बहुत वैलिड है, बिकॉज इस बार ये डिस्कशन काफी ज्यादा हुआ था कि यार PSL के कुछ मैचेस दुबई में करा। क्रिकेट एक्सप्रेस है माशाल्लाह, चलते हैं तो चलते ही जाते हैं। इतनी नॉलेज अदील, प्लीज आपको इनवाइट करेंगे हम स्टूडियो में। मनोज भाई बस IPL और PSL पर कुछ बात करें, फिर हम आपसे इजाजत लेंगे। और मनोज, थैंक यू सो मच, आप इतना अच्छा बोले ना, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके जी।
आवाज आ रही है? नहीं बस वो ब्रेक अच्छा, का टाइम भी हो गया। right, थैंक यू सो मच, बड़ा इंटरेस्टिंग। आई थिंक बात करते हैं ना इस शो पे, मेरे जैसी बंदा जो है मतलब वो भी, उसको भी समझ आने लगी समझ है आ और जाता है। इंटरेस्ट थोड़ा पैदा हो गया है। बिल्कुल तो आई ऐसे ही। थिंक हम सबको देखना चाहिए। हमारे मुल्क की सबसे ज्यादा पसंदीदा स्पोर्ट है, गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ में बच्चा खेल रहा है, तो क्रिकेट हैज टू लिव ऑन एंड वी हैव टू सेलिब्रेट दिस पीएसएल प्लीज। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये पीएसएल की तो बात अब होती रहेगी हमारे शो पर। एक ब्रेक हमने लेना है और ब्रेक के बाद कुछ डंपर के मामलात हैं और दीगर भी मामलात आपसे डिस्कस करना है। एक ब्रेक लेते हैं और फॉर्मेट भी बताएंगे शो का। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू राइज एंड शाइन ऑन 365 न्यूज। और जब हम पीएसएल की बात कर रहे थे, किसी भी मैच में आप जाएं, क्या आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है चीज एज अ व्यूअर? व्यूअर भी नहीं, जो देखने जाते हैं, ऑडियंस देखने जाते हैं, वो क्या कहते हैं उसको? शायकीन। वो उनको अच्छा, उनके लिए जरूरी चीज क्या है? हमारे लिए तो खैर ये क्रिकेट ही हम एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत से शायकीन के लिए जरूरी होता है कि वो जो बड़ी स्क्रीन होती है ना बिल्कुल। और घर पे जो टीवी देख रहे हैं उसमें कि उनका शॉट आ जाए तो सारी खाला मामी अम्मी अब्बा को हम ऐसे ऐसे कर दें, लेकिन कैमरा जो है बड़े खास लोगों को ही पकड़ता है। बिल्कुल। एक तो क्रिकेटर्स के रिश्तेदारों को, और एक ये कि अगर हम जैसे आम लोगों को उन्होंने पकड़ना है या सेलिब्रिटीज को भी दिखा देते हैं, तो क्या करें? कल हम आपको इसके स्पेशल पैकेज दिखाएंगे कि माजी में ऐसे कौन से हिस्टोरिकल मोमेंट्स थे जिसमें आम लोग आए, मशहूर हो गए, और आपको क्या मेकअप करके, क्या पहन के या क्या हरकत करनी चाहिए कि कैमरा आपको पकड़े। शारजा की याद है आपको? दो वकार यूनिस उस दौर में आ रहा है अभी याद? दो लड़कियां दुआ कर रही हैं और वो उनके आंसू निकल रहे, कब से सबको याद है। खास मेकअप फुटबॉल मैच में तो क्रेजी होता है। फुटबॉल में तो खैर और मुझे बहुत वो अच्छा लगता है जिसमें वैसे सारे खड़े होते हैं, वेव बनाते हैं। मैंने वो की हुई है, लेकिन वो बड़े मजे की चीज है। लेकिन इसमें आप लोगों ने क्या करना है कल बताएंगे भाई। अननोन लोग जिनको कोई जानता नहीं था, वो एक फुटेज से और एक पिक्चर से वो मशहूर हो गए। ऐसे लोग हैं। और जैसे चाचा जी, वो कितना अच्छा लगता था उनका स्टाइल। फिर वो एक और इंडियन याद है, वो ऐसे खड़ा हुआ था लड़का, हाँ वो भी मशहूर हो गया जब कोहली ने आउट हो गया था, पाकिस्तान जीत गया था, वो ऐसे पता है इसकी है एक्साइटमेंट। मैं कितना टीवी पे आती हूँ, लेकिन जब मैं मैच एक देखने गई, मेरा एक शॉट आया, मैं खुशी से पागल पता नहीं क्या हो गया, ऐसे मैंने भी वेव किया। इट हैपेंस। अच्छा, लोगों से ही पूछेंगे हम, वो भी बता सकते हैं किसी ना किसी तरह फीडबैक देके क्या तरीके हो सकते हैं कि आपको कैमरा कैप्चर करे। अच्छा, और पता है कुछ लोगों का क्रिटिसिज्म आया गाने पे। हाँ। हर दफा वो जो था ना, वेखेगा क्राउड मेरा ग्रूव पे भी क्रिटिसिज्म आया था। हाँ, मुझे कि लगता ग्रूव है क्या है ये? कुछ लोग हर गाने पे क्रिटिसिज्म करते हैं, या वो कुछ लोग देखना चाह रहे हैं कि पीएसएल का गाना कुछ ऐसा हो, मुंडिया दुपट्टा छड़ मेरा। ये तो नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। आपको पसंद है लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए इसमें हमेशा कोई स्पोर्ट्स एंथम Foot जो होता tapping, है थोड़ा सा, वो हाँ, हाई अपबीट होता है, upbeat ताकि उससे एनर्जी आए। समझे आप? थोड़ा डिफरेंट लेकिन होना चाहिए। बात को समझिए। ये समझने के बाद भी हम ये कहेंगे थोड़ा सा डिफरेंट भी होना चाहिए, कुछ जरा क्रिएटिविटी होनी चाहिए। खैर, एक जैसा मुझे लगा, हो सकता है मैं गलत, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा गाना चले, ठीक है। आप कहती है तो आप कहती है तो भी ठीक ही। देखो ना, आप हर एज ग्रुप के और हर एक टाइप के जो है ना सिंगर्स को उसमें रखा हुआ है, ताकि सब खुश हो सकें। सही है, माशाल्लाह। हर एक के टाइप का, छोटों का, बड़ों का। जबरदस्त हो गया। अच्छा, पीएसएल की बात, ये तो बड़ी मजे की बात नादिया के जहन में आया कि भाई कैसे कैमरा कैप्चर करे आपको, तो आप भी हमें बताएं और हम भी कुछ आपको कल ये बताएंगे। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं नादिया, 2-3 एक साथ ही होता है ना कि जब मतलब चेन इफेक्ट होता है, एक चीज खराब हो तो उसके बाद अगली चीज भी उसके साथ साथ। तो डंपर के मामला तो आप देख ही रही थी कि वो मामला चल रहे थे। वाटर शॉर्टेज भी कराची में हो गई है। कोई पानी की लाइन है जिसको रिपेयर किया जा रहा है, और रिपेयर वर्क में 2-3 दिन लग सकते हैं, ये बताया जा रहा है। तो 3-4 दिन तक पानी की फराहमी में मुअत्तल रहेगी। फिर इसके साथ ही जुड़ा हुआ ये इशू है कि डंपर्स को आग लगाई गई थी लोगों की तरफ से, क्योंकि एक्सीडेंट्स हो रहे थे। तो अब वाटर टैंकर जो कि हाइड्रेंट्स पे खड़े होते हैं, उन्होंने हड़ताल की है या उन्होंने बॉयकॉट किया है। तो वाटर टैंकर्स भी हाइड्रेंट्स पर नहीं खड़े हुए हैं, जिसकी वजह से पानी की शॉर्टेज है, क्योंकि बहुत सा इलाका कराची का ऐसा है जहां पर वाटर टैंकर के साथ पानी मिल रहा है। तो जब वो टैंकर पानी लेगा नहीं हाइड्रेंट से, तो लोगों तक कैसे पहुंचाएगा? तो ये दोनों साइड बाय साइड, यानी एक पैरेलल ये मामला चल रहा है कि पानी की शॉर्टेज। बिल्कुल पानी का बहुत एहतियात से इस्तेमाल करें। सबसे ज्यादा मुझे लगता है पानी हमारा जाया होता है जब बाथरूम में लोग टैप खोलते हैं। अब उतनी देर में ब्रश निकाला, टूथपेस्ट निकाला, और जितनी देर तक दांत ब्रश करते हैं पानी चल रहा होता है। सीरियसली क्यों? या ये कि गर्म पानी के चक्कर में पानी वेस्ट हो जाता है। मत करें, एक एक बूंद जो है वो जरूरी है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमारे नुमाइंदा 365 न्यूज़ अली वासे ने हमें ज्वाइन किया। अली से हम जानेंगे कि इन दोनों मामलात पर क्या कुछ किया जा रहा है ताकि ये प्रॉब्लम इस तरह की ना आए। अली वासे बताइए, पहले हम वाटर शॉर्टेज से मुताल्लिक जानना चाहेंगे
कि कब तक ये लाइन रिपेयर हो जाएगी और पानी की फराहमी बहाल होगी कराची में? जी बिल्कुल ज़ोएब, ये गुज़िश्ता कई रोज़ से कराची का इलाका है गाजी गोड, जहाँ 84 इंच की डायल लाइन की लाइन लीकेज का जो लाइन लीकेज थी उसके बायस पानी जो है वो ज़ाया हो रहा था। 365 न्यूज़ की खबर पर निशानदेही के बाद बलाखिर जो है वो वाटर कॉरपोरेशन इंतज़ामिया हरकत में आ गई और उस लाइन का मरम्मती काम का आज के रोज़ से आगाज़ किया जाएगा। जबकि कराची में जो है वो आप देख रहे हैं कि मौसम भी इंतहाई गर्म है और 4 रोज़ के लिए पानी की सप्लाई जो है मुनक़ता कर दी गई है और इसके बायस जो है वो कराची वालों के लिए पानी का जो बहरान है वो शिद्दत इख्तियार कर गया है। इसके साथ अगर हम बात करें कि कौन से कराची के वो इलाके हैं जो पानी से मुतासिर होंगे, उसमें नीपा चौरंगी है, लियारी है, चनेसर टाउन है, गुलशन टाउन है, इसके साथ साथ कराची का जो लांडी है, कोरंगी है, डीएच है और अतराफ के जो इलाके हैं वो पानी से महरूम रहेंगे। जबकि वाटर कॉरपोरेशन का ये कहना है कि ये काम जो है वो जी वाटर कॉरपोरेशन का ये कहना है कि ये 24 घंटे काम जारी रहेगा, दिन रात काम किया जाएगा और इसके बाद जो है 4 रोज़ बाद जो है वो पानी की फराहमी जो है बहाल की जाएगी। अब मैं आपसे बताता हूँ कि लफ्ज़ एक नीपा जो कहा जाता है, नीपा एक छोटा सा लफ्ज़ है, मगर नीपा के में जो आबादी की अगर हम बात करें तो हज़ारों से लाखों की तादाद में जो है शहरी यहाँ मुकीम है। नहीं, और देखिए अली, ये भी मसला है ना, क्या करें, ये भी प्रॉब्लम है ना कि 4 दिन तक जब पानी की फराहमी नहीं होगी और जब बहाल होगी तो उसको अपने सही उस पे आते आते 10-15 दिन लग जाएंगे। ये भी एक प्रॉब्लम है ना, तो इसका मतलब है 15-20 दिन की कहानी है। और अगर पहले ज्यादा पानी दे देते तो एटलीस्ट उनको पता होता है कि हमने स्टोर करना है। बिल्कुल। असूलन तो ये होना चाहिए कि जी हम 4 दिन पानी नहीं दे रहे, आप प्लीज स्टोर कर लें, 2 दिनों में हम ज्यादा पानी देंगे। और ये रिपेयर वर्क तो एक मुझे और चीज बताइए अली, अब ये बहुत से इलाके जैसे नादिया भी बता रही थी, डीएचए में तो पानी आता ही टैंकर से है, तो वहां हाइड्रेंट्स पर क्या सूरत हाल है? हाइड्रेंट्स पर पानी अवेलेबल है, नहीं है, या फिर टैंकर्स नहीं आ रहे हैं? वो भी एक मसला है ना अपनी जगह। अच्छा, हाइड्रेंट की आपने बात की तो मैं आपको बताऊं कि नीपा चौरंगी है। अगर नीपा पे जो पानी की जो वाटर जहाँ से पानी सप्लाई की जाती है, जो ये दफ्तर है, मैं यहीं मौजूद हूँ। इससे चंद कदम के फासले पर जो है एक हाइड्रेंट मौजूद है। अब देखने में आया था गुज़िश्ता कई 2 से 3 माह कबल जो है पहले जो है वो कराची यूनिवर्सिटी का मुकाम था जहाँ 84 इंच की डायल लाइन जो है वो लाइन लीकेज का काम था। ये 2 से 3 दफ़ा जो है मरम्मती काम के बाद फिर लाइन फट गई थी। इसका जो इम्पैक्ट है वो शहरियों पे आया था। शहरियों ने जो है वो महंगे दामों पानी फ़रोग किया था। इसमें लाखों से करोड़ों का जो है वो हाइड्रेंट माफिया या टैंकर माफिया या छोटी गाड़ियां जो होती हैं जो छोटे टैंक पानी बेचती है, उनका कारोबार ज़्यादा हुआ था। इस हाइड्रेंट पे जो है वो पानी 24 घंटे बहाल था। अब शहरियों का भी यही मुतालबा था कि लाइन अभी का बताइए अली, जल्दी से अभी का बताइए, अभी सूरत हाल क्या है? हाइड्रेंट से पानी ले रहे हैं, टैंकर सप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? नहीं, अभी टैंक जो हाइड्रेंट है वो मुकम्मल तौर पर काम बंद है और गुज़िश्ता रोज जो वाकयात हुए ट्रैफिक उसकी वजह से बिल्कुल जिसमें वाटर टैंकर नजर आतिश किए गए थे, तो वाटर टैंकर एसोसिएशन ने और इनके जो ओहदेदारान हैं उन्होंने एहतजाजन जो है वो जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मतलब एहतजाज भी हो रहा है, साथ उनकी जरूरत भी पड़ेगी। अच्छा, एक मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी यहाँ की, जब टैंकर आप डलवाते हैं घर में 2-3 बातों का बहुत ख्याल रखें, और ज़ोहेब आप भी और हम भी। जब पानी आप टैंकर से दिलवाते हैं, प्लीज उसको किसी ग्लास में चेक करें कि उसमें कीड़े तो नहीं है, वो गंदा तो नहीं है, वो साफ पानी ही है, क्योंकि आप 300-600 जो गैलन डलवा रहे हैं आपको पता ही नहीं, क्योंकि हम अंदर बैठे होते हैं, वो डाल के चले गए। अच्छा, फिर जितने गैलन आपने खरीदे उतना पानी भी नहीं वो डालते। तो प्लीज एक बंदा वहां खड़ा हो जो इसको देख रहा हो कि जी कितना पानी डाला है, कैसा पानी डाला है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये 2-3 चीजें भाई, एक तो लाइन फट गई है और उसके बाद ये जो टैंकर माफिया का मामला चल रहा है, इस पर उन्होंने कहा है कि हम हाइड्रेंट से पानी नहीं लेंगे अब, क्योंकि आप टैंकर चला रहे हैं। अच्छा, कितना आप टाइमिंग देख रहे हैं, कुछ अजीब नहीं? अजीब, हाँ, ये ना एक कॉम्प्लेक्स हो गया ना मामला। बिल्कुल, कैसे पानी बंद हुआ उसी दिन जब यहाँ क्राइसिस चला। बिल्कुल कॉम्प्लेक्स हो गया। तो हमें सिंध हुकूमत की तर्जुमान सादिया जावेद साहिबा ने ज्वाइन किया। सादिया साहिबा, एडिंग इंसल्ट टू द इंजरी कहते हैं ऐसी सूरत हाल के लिए
यानी पानी की एक तो लाइन फटी सो फटी, सप्लाई खत्म हुई, लेकिन उसके बाद ये जो टैंकर से पानी लेते हैं लोग, हाइड्रेंट से पानी लेते हैं, वहां भी खराब है सूरत हाल। तो कराची के शहरी कहाँ जाएंगे? नहीं जी, जो मेरी इत्तला है सैटरडे की शाम तक पानी की लाइन बहाल कर दी जाएगी और कराची को पानी की सप्लाई शुरू हो जाएगी। जो आपने बात की कि टैंकर सप्लाई या टैंकर सर्विस रोक दी गई है, बिल्कुल, क्योंकि कल से आज तक कोई 5-6 टैंकर नजरे आतिश किए गए हैं। मैं लोगों को भी ये कहूँगी कि वो इश्तियाल में ना आए और ये एक इंतज़ामी मामला है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध इस मामले को टेकअप कर चुकी है। आपको याद होगा कि जब इस मामले पर पहले भी बहुत शोर मचा था तो चीफ मिनिस्टर साहब ने इंस्ट्रक्शंस की थी वाटर बोर्ड को कि आप अपनी पानी की सप्लाई का काम रात को शिफ्ट कर दें, लेकिन उसके लिए उनको 3 महीने का टाइम दिया गया था। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत बड़ा शहर है और एक दिन में अगर ये कोई सोचे कि जी रात को सारे ऑपरेशंस शहर के शिफ्ट कर दिए जाएंगे तो वो हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं है। हम टैंकर एसोसिएशन से भी गवर्नमेंट ऑफ सिंध बात कर रही है कि वो अपनी सर्विस बहाल करे, लेकिन साथ साथ मैं लोगों को भी कहूँगी कि वो इश्तियाल में ना आए। सादिया जी, मुझे भी लगता है कि शायद थोड़ा इसलिए भी ये जो टाइमिंग है लोगों को एहसास दिलाने के लिए कि भाई अगर आप इनको जलाएंगे तो फिर आपका निज़ाम कैसा चलेगा। देखिए, गवर्नमेंट तो ये नहीं चाहेगी कि कोई भी शहरी तकलीफ में आए, लेकिन जाहिर सी बात है उनका नुकसान हुआ है जो कि मेरे आपके सबके सामने है। तो उन्होंने रिएक्शन किया है, लेकिन गवर्नमेंट बात कर रही है। ये मामला भी हम आज ही कल में सॉर्ट आउट करेंगे ताकि शहर की पानी की सप्लाई बहाल की जा सके और कराची के शहरियों को ये तकलीफ इसकी देखिए टाइमिंग तो लेट नाइट ही सादिया जी होनी चाहिए, थोड़ा इवनिंग की लेट और उसमें पहर में, ताकि सब घर पहुंच जाएं, ट्रैफिक जब ना हो अपने रूट पे। तो ये कोई 9-10 o'clock ऑनवर्ड्स नहीं इनकी मूवमेंट हो सकती है? जी 10 बजे के बाद ही। लेकिन जाहिर सी बात है नादिया कि ये जो है एक मामला है। अब एकदम से तो, क्योंकि मुझे और आपको भी जब पानी चाहिए होता है तो हम भी अपने जो भी पानी के टैंकर से घर में कनेक्टेड होता है उसको कहते हैं बार बार फोन करो कि जल्दी से पानी आ जाए। तो हमें भी जल्दी होती है, लेकिन हमें थोड़ा सा सफर करना पड़ेगा। पानी की सप्लाई का ऑपरेशन रात में शिफ्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने इनको और खासतौर पे डंपर्स, चले पानी वाले को तो फिर भी शायद कोई बाइक वाला नजर आ जाए, डंपर का तो कोई सीन ही नहीं है ना। उनकी गाड़ियों में सेंसर्स हैं कि आसपास कोई करीब इनकी गाड़ियों में सेंसर्स लगाएं ताकि वो आवाज आए उनको टॉ 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 करके। फिर अब नए सेंसर्स आ गए जिसमें गाड़ी करीब आए तो आपको एक तो खैर वैसे आवाज आती है, अलार्म लगता है, पता चलता है आपको। तो ये क्यों नहीं हम डिवाइस उनकी मैंडेटरी लगाएं, उनको कैमरास दें? जी डैश कैम के लिए इंस्ट्रक्शंस हुई हैं कि जो इजलास सीएम साहब ने 2 दिन पहले किया है कि इनकी गाड़ियों में जो बड़ी गाड़ियां हैं डैश कैम। और मैं आपके चैनल के तवज्जुह से फेडरल गवर्नमेंट को ये कहूँगी कि देखिए पोर्ट सिटी, पोर्ट से जो सामान निकल रहा है, जो गुड्स निकल रही हैं, उसको फैसिलिटेट करने के लिए फेडरल गवर्नमेंट को सिर्फ गवर्नमेंट की मदद करनी चाहिए। जो 2 अल्टरनेटिव रूट्स हैं, लियारी एक्सप्रेसवे और नॉर्दर्न बाईपास, उनको हमें अपग्रेड करना चाहिए। नॉर्दर्न बाईपास को हमें मोटरवे डिक्लेयर करके और उसको अपग्रेड करना चाहिए फेडरल गवर्नमेंट ताकि शहर में बिल्कुल ट्रैफिक। अब बहुत अच्छा, ये एक जायज मुतालबा है बिल्कुल, और वफाकी हुकूमत को सोचना चाहिए। सादिया जी, ये भी बताइए कि डंपर्स एसोसिएशन के जो चेयरमैन हैं वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव दिखाई दे रहे हैं और उनके जो बयानात आ रहे हैं कुछ इस किस्म के आ रहे हैं कि हमें लग रहा है शहरियों को एक डर है कि पता नहीं ये प्रॉब्लम कहाँ तक जाएगी। आपकी उनसे अभी तक बातचीत हुई है इन 1-2 दिनों में? जी फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट उनके साथ बिल्कुल राब्ते में है, उनसे बातचीत कर रही है। लेकिन चाहे कोई एसोसिएशन हो,
चाहे कोई भी हो, जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करेगा, अपने लोगों को इश्तियाल दिलाने की कोशिश करेगा, हम पहले बात करेंगे। अगर वो नहीं मानेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई। सादिया जी, एक और परेशान कुन बात है कि जो ड्राइवर्स हैं डंपर्स के, इतनी हैवी मतलब ट्रैफिक जिसमें एक्सपीरियंस चाहिए, स्किल चाहिए, तेज सेंसेस चाहिए, उसमें यंग लड़के जो हैं उसको ड्राइव करते हुए मिले हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है, लाइसेंस भी नहीं है। नादिया, आपकी बात बिल्कुल सही है। इसीलिए इनकी एक तो ड्रग टेस्टिंग और दूसरा चालान की चालान की चेकिंग शुरू करा दी गई है कि जो गाड़ियां शहर में दाखिल होंगी वो उनको इंश्योर किया जाए कि जो उनको चला रहे हैं उनके पास लाइसेंस हो। अगर लाइसेंस नहीं होगा तो उस ड्राइवर के खिलाफ FIR होगी। बहुत सही, और होगी ना, और ज्यादा होगी तो ही फिर पता बिल्कुल। चलेगा। और ये जो डंपर जलाने वाले जो वाकयात हैं, इनको भी किसी सूरत इनको भी रोका जाएगा ना सादिया जी, क्योंकि देखें ना इंतशार मजीद फैलता है। बेशक जाने जाएंगी तो लोग तो पागल हो जाएंगे गुस्से से। नहीं, देखिए, किसी भी सूरत कराची शहर की रौनकों को बर्बाद करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कोई भी क्रिएट करे, शहरियों से भी आपके चैनल के तवज्जुह से दो बातों पे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। एक कि वो इश्तियाल में ना आए, और दूसरा मोटरसाइकिल सवार जो है उनके लिए भी गवर्नमेंट ने कहा है कि सख्ती की जाएगी, वो हेलमेट पहने और साइड मिरर्स का इस्तेमाल करें। तो लाइट ही नहीं होती जी, वो लाइट नहीं लगा रहे, और इतनी खतरनाक ड्राइविंग करते हैं, और इतने लोग बैठे होते हैं, पूरे का पूरा कुंबा विदाउट प्रोटेक्शन, विदाउट। उनको पहले ये पता है बाइक बनी किस लिए, बाइक को इस्तेमाल कैसे करना है, बहुत मुश्किल है। जी बिल्कुल, आपकी बात सही है। आप और मैं डिफेंस में रहते हैं, आप देखते हैं कि ये जो राइडर्स होते हैं ये अचानक गलियों से निकलते हैं और बास टाइम एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं। बिल्कुल, ये जो अचानक से गलियों से निकलने वाले जो राइडर्स हैं उनको तो हम हमेशा कहते रहते हैं, लेकिन जो अपनी फैमिली के साथ कोई बाइक पर जा रहा है और उसको गाड़ी लेने की उसके अंदर इस्तात नहीं है तो वो एहतियात से भी चला रहा होता है। बहुत से ऐसे वाकयात हुए हैं कि जिसमें डंपर ड्राइवर ने एक रेकलेस ड्राइविंग की और उसकी वजह से तो ये वाकयात हुए। बहुत शुक्रिया। देखिए, एक मशीन बनी है, उसके साथ एक मैनुअल आता है कि ये मशीन इस काम के लिए बनी है, इससे वजन नहीं हो सकता, इसके साथ ऐसे इस्तेमाल करें। लेकिन नादिया देखिए, मजबूरी वो हालात वाकयात होते हैं ना। आप मुझे बताएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क फिर बढ़ाना चाहिए ना आपको। एक आदमी बसेस का इंतजार कर रहा है और वो 1-1 घंटे खड़ा हुआ है अपनी फैमिली के साथ, तो जाहिर है उसे जॉब पे भी जाना है, अपनी फैमिली को लेके भी कहीं जाना है, तो जाहिर है बाइक का इस्तेमाल कर रहा है मजबूरी के तहत। बात ये कि हम फिर भी लॉ नहीं तोड़ सकते, इसलिए क्योंकि हम अपनी जान को हम खतरे में डाल रहे हैं। जब 4-4, 5-5 बंदे बैठे होंगे, बाइक स्लिप होगी तो आपकी बचत कैसे होगी? हेलमेट पहनना नहीं, फिर ऊपर से जो हमारा ड्रेस है, शलवार कमीज, दुपट्टा, खुली शलवारें, ये जब बाइक में फंस जाती है। अब हम मुझे जरूरत महसूस हो रही है कि इस पे हम मजीद किसी शो पर ना आने वाले वक्त में बात करें कि बाइक पे फैमिली के साथ जाना, अपनी फैमिली को कहाँ जाने, ट्रांसपोर्ट की अगर सहूलत उनको नहीं है तो फिर वो क्या कर सकते हैं? हादसे हमें अवॉइड करने तो हमें मिलकर इस पे काम करना पड़ेगा, गाड़ी वालों को भी, बाइक वालों को भी, हुकूमत को भी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस, देखते रहे राइज एंड शाइन ऑन 365 न्यूज़। वेलकम बैक। राइज एंड शाइन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और अहम इशू की अब हम बात करेंगे। गज़ा की सूरत हाल जिसको हम देख रहे हैं और काफ़ी अरसे से 1.5-2 साल तकरीबन हो गया, बल्कि उससे पहले से ही नाइंसाफ़ियाँ तो हो रही हैं, लोगों को मारा जा रहा है, लेकिन इसराइल थमने का नाम नहीं ले रहा है और गज़ा पर अटैक किए जा रहे हैं, पैदर पे अटैक किए जा रहे हैं। अफसोस की इसमें बात नादिया थोड़ी सी है कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है जो कि ह्यूमन राइट्स की बात करती है या बड़े बड़े इदारे हैं, UN के बहुत बड़े बड़े इदारे हैं, वर्ल्ड पीस के इदारे, वो सिर्फ मजम्मती करारदाद उनकी तरफ से पास की जाती हैं। अब अगर मुस्लिम कंट्रीज़ की बात की जाए तो यहाँ भी मजम्मती बयानात और मजम्मती करारदाद इस तक की मामला है। अब यानी आगे बढ़कर इससे ज़्यादा मज़ीद क्या किया जा सकता है कि ये जो नस्ल कुशी है, गज़ा में जो जुल्म सितम हो रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है, ख़वातीन को मारा जा रहा है, मुकम्मल तौर पर सफ़ाए हस्ती से लोगों को मिटा दिया गया है, उनके घर मिस्मार कर दिए गए हैं। गज़ा के आप कभी मनाजिर देखें, एरियल शॉट्स आते हैं तो यकीन नहीं आता कि लोग किस तरीके से रह रहे हैं।
यानी एक एक रोटी को, आधी आधी रोटी को महरूम है वो, पानी उन्हें मिल नहीं रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और ये ह्यूमन वेलफेयर के जो इदारे हैं वो वहां पर इमदाद कुछ नहीं कर रहे, ज़रा इमदाद पहुंचा रहे हैं सब, लेकिन खास बात यह है कि वहां पर जंग को रोकना है, किसी सूरत इस जुल्म सितम को रोकना है। नाकाम हो गए हैं बड़े बड़े ममालिक, चाहे इस्लामी ममालिक हों या दूसरे ममालिक हों, जो कि पहले उन्होंने हुकूमतें जो है धर्म भरम कर दी कि जी लोगों पे जुल्म हो रहा है। इस दफा इतना जुल्म और कोई कुछ नहीं कह रहा। बिल्कुल, कोई कुछ नहीं कह रहा, कह तो रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे। बिल्कुल ऐसा है। सिक्योरिटी काउंसिल और दीगर, तो इस पर हम बात करेंगे कि मामला किस तरफ जा रहा है। क्या मजीद अब सूरत खराब होती जा रही है मिडल ईस्ट की तरफ, कुछ ममालिक की तरफ, जैसे कि फोकस है ही इसराइल का और ईरान के मामलात सब जानते ही हैं, शाम के मामला सब जानते ही हैं। ट्रंप के आने के तो बाद जो है यहाँ सिचुएशन ये अब क्या और इसको जो है ये खराब हो आग क्या गई है या मजीद बेहतर फैलेगी होगी? या फिर इस आग को बुझाने वाला भी कोई है, इस पर हम जानेंगे। आईआर एक्सपर्ट हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस के माहिर हैं, बड़े तजुर्बाकार हैं, मंसूर जाफर साहब ने हमें ज्वाइन किया। मंसूर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। ये बताइए कि ट्रंप के आने पर ये तवक्कुआत की जा रही थी कि ट्रंप कह रहे हैं कि वो दुनिया से जंगों का खात्मा कर देंगे, ठीक है। उन्होंने ये जो रशिया की वॉर है ये जरा कम की उन्होंने, और कहा कि भाई बंद करो, ज़ेलेंस्की से कहा बाकायदा बुला के कम करो। लेकिन जब बात आई गजा की और फलस्तीन की, तो वहां तो वो मजीद सपोर्ट अपनी दे रहे हैं नेतन्याहू को। तो किस तरफ आप मामला जाता देख रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। यकीनन जी, इस वक्त जो गजा की सूरत हाल है वो सबके लिए बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है, और ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ मुस्लिम उम्मा और बिलखुसूस जो हमसाया अरब ममालिक हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर वो ये समझ रहे हैं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ जो इस वक्त तबाही और बर्बादी है ये गज़ाई का मुकद्दर बनी है, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि इसराइल जिस रियासत का नाम है, उसके जो तौसीफ़ पसंदाना अज़ाइम है, उसने कभी किसी से अपने ये अज़ाइम छुपाए नहीं है। यही वजह है कि 48 में जिस UN जनरल असम्बली की करारदाद के नतीजे में इस नाजायज़ रियासत का क़याम अमल में लाया गया, उसके बाद पै दर पै मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ जंगों के नतीजे में ये फ़लस्तीन ही का इलाका जो है वो कब्ज़े में लेता रहा है। और उसके बाद आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप के पहले दौरे इक़्तिदार में उन्होंने जो मकबूजा बैतुल मक़दस में अमरीकी सफारत खाना मुंतकिल करके एक और मैसेज दिया। इसी तरीके से उन्होंने जो शाम के गोलान की मकबूजा पहाड़ियाँ थी उस पर भी इसराइली सॉवरेनिटी उसको तस्लीम करके एक मैसेज दिया। और अब उनका ये कहना इस दूसरे इक़्तिदार के आमद पर कि मैं नई जंगें नहीं छोड़ूंगा, उन्होंने पुरानी जंगों के ख़ात्मे की कोई बात नहीं की। और यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि आए रोज़ अमरीकी जो आर्सनल है, अमरीकी असला और गोला बारूद, सफारती और जितनी डिप्लोमेटिक इमदाद है वो आज भी इसराइल के पलड़े में है। और उसके मुकाबले में आप देखिए कि जो मुस्लिम दुनिया में है वहाँ बिजनेस एज यूजुअल चल रहा है। आज भी आप अभी जिक्र कर रहे थे कि इसको हम कैसे काबू कर सकते हैं। ठीक है, आप सॉवरन स्टेट में रहते हैं, एक ऐसी इंटरनेशनल दुनिया में रहते हैं कि जहां आप दूसरे मुल्क पर हमला आवर नहीं हो सकते। कम से कम आप जो हमला आवर कुव्वतें हैं उनके नेशनल एक्सचेकर को और उनकी जो आमदनी के ज़राए हैं उनको तो मुनज़्ज़म किस्म की बाइकआउट की मुहिमात के ज़रिए जो है वो गज़न पहुँचा सकते हैं, नुकसान पहुँचाते हैं। और बिल्कुल इसका सबक आपको डोनाल्ड ट्रंप की अभी ये जो ट्रेड वॉर उन्होंने शुरू किया उसी से मिलता है। उन्होंने चीन के साथ अपनी जो दुश्मनी है, ये मुखासमत है, उसको एक बड़े ही सिविलाइज्ड अंदाज में जो है वो काउंटर करने के लिए उस पर 145 अगर हम देखें तो जंगे तो नई शुरू यही कर रहे हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि हम तो सब सऊदी अरेबिया की तरफ ही देखते हैं, वो इस कॉन्फ्लिक्ट में अभी कैसे हिस्सा ले रहे हैं? क्या उनका कोई एक्शन होगा? देखिए जी, उनके यहाँ से तो आपको मैंने अर्ज किया कि बिजनेस एज यूजुअली की रिपोर्ट आ रही है। अभी रिसेंटली आपने ये इतलात सुनी है कि उनके वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो इस वक्त वाशिंगटन के दौरे पे हैं, जहाँ वो डोनाल्ड ट्रंप का जो पहला गैर मुल्की दौरा है सदर बनने के बाद सऊदी अरब का, उसकी मुख्तलिफ जो अरेंजमेंट्स हैं उसको फाइनलाइज करने के लिए पहुँचे हैं। तो ऐसी सूरत में सऊदी अरब की तरफ से तो कोई टफ टाइम अमरीका को कम से कम इस मौके पर कि आप मजबूर किया जा सकता था कि आपने अगर हमारे यहाँ हमारी सरजमीन पे कदम रखना है आप इस नौइयत के ऐलानात करें और जंगबंदी के मामले में जो है। लेकिन जब आप अपने मामलात जो है एज यूजुअल चलाएंगे तो फिर उसके बाद आप क्या तवक्को रखते हैं? बिल्कुल आपने सही कहा कि एग्रेशन तो किसी सूरत किसी मुल्क पर हमलावर हो जाना ये तो कोई ऑप्शन होता ही नहीं है, लेकिन किसी हमलावर के हाथ रोकना इसके लिए बड़ी हिकमत भी चाहिए। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये अरब लीग है, OIC का एक प्लेटफॉर्म हमें मिला हुआ है, हम उसको इस्तेमाल नहीं करते, बिल्कुल भी वो मुतहारिक नहीं है। बिल्कुल, और फिर वो बनाए क्यों गए? बनाए क्यों गए? जाहिर है वो
अगर आप ओआईसी की बात कर रहे हैं तो ओआईसी की तो तश्कील जो है वो तो बुनियादी तौर पे इस मसले के हल के हवाले से ही हुई थी। आपको याद होगा जी जी 69 में एक मस्जिद अक्सा को आग लगाने का वाकया हुआ था, उसके बाद जो मुसलमानों के जज्बात बड़े बरंगेज़ा हुए थे, तो उनको एक चैनलाइज करने के लिए और उनको एक लाहे अमल देने के लिए ये फोरम जो है तश्कील दिया गया था। और इस वक्त इसके 57 मुल्क हैं जो इस्लामी मुल्क हैं, और इनमें बहुत बड़े बड़े मुतमव्वल और जिसे कहना चाहिए तेल और मादनियात की दौलत से माला माल कि जिनके तेल और पेट्रोल से इस वक्त अमेरिका और यूरोप पे गाड़ियां दौड़ती हैं, वो इसके रुकन हैं। जो उनकी प्रेशर तरफ से डाल आप सकते डाल हैं सकते वेस्ट पे, प्रेशर डाल सकते हैं इसराइल पे, यूएस पे, लेकिन नहीं हो कुछ नहीं रहा, तो बस बना दिया। आई मंसूर थिंक साहब एक और मुझे चीज बताइएगा। अब रिएक्शन तो हर तरह का आता है और हर किसी का रिएक्शन देने का अपना तरीका होता है। तो हम ये देख रहे हैं, अनफॉर्चुनेट बात है कि उनके हक में आवाज तो उठाई जा रही है गाजा के लोगों के, और बजा उठाई जा रही है, लेकिन कहीं कहीं कुछ तरीक़ाकार उसमें जरा सा गुस्सा इस तरीके से बढ़ रहा है कि अपने मुल्क में कुछ प्रॉपर्टीज को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश। तो आप इस तरीक़ाकार को कैसे देखते हैं? कितना बेहतर तरीके से फॉरेन इश्यूज को ऐसे टैकल किया जाए हुकूमती सतह पर ताकि अपने मुल्क के अंदर अनरेस्ट ना हो, खासतौर पर इस्लामी ममालिक के अंदर? इसकी कतन इजाज़त और इसका कोई जवाब नहीं है इस नौइयत की एक्टिविटीज़ का, लेकिन मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों को हुकूमती लेवल पे चैनलाइज करने की ज़रूरत है। आपने बैन अक़वामी प्लेटफॉर्म पर सुन रखा होगा कि एक तंजीम है जिसका नाम है BDS, बाइकआउट डाइवेस्टमेंट सैंक्शन। उस तंजीम के प्लेटफॉर्म से इस वक्त यूरोप में और दीगर जो ममालिक हैं वहाँ पे एक बड़ी मुनज़्ज़म बाइकआउट की मुहिम जो है वो चलाई जा रही है। उसमें कोई इस किस्म का जज्बातियत का अंसर नहीं है। अभी कल ही जो एक दुनिया को एक लिहाज से ग्रीन एनर्जी के हवाले से जो काम करने वाली तंजीम है ग्रीन पीस, उनकी तरफ से एक बड़ा ही मुनफरद मुजाहरा देखने को मिला है इस फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती के लिए कि उन्होंने कांग्रेस का जो तालाब है उसके अंदर उन्होंने सुर्ख रंग का पानी जो है वो छोड़ दिया है, इस अलामत के तौर पे कि इस वक्त जो कांग्रेस सपोर्ट दे रही है इसराइल को, जिसके नतीजे में वहाँ पे निहत्ते फ़लस्तीनी बच्चे, ख़वातीन, बुजुर्ग, उनका खून बह रहा है, तो उसको हाईलाइट करने के लिए इस नौइयत की एक्टिविटीज़ जो है वो की जानी चाहिए। और बिलखसूस अपने जो स्कूल और कॉलेज लेवल पे इन मुहिम्मात को ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे आप ये मैसेज दे सकते हैं और वहाँ पे आप जो प्रोडक्ट्स इस नौइयत की हैं जिनके बारे में यकीन है कि ये, क्योंकि इस वक्त सोशल मीडिया के दौर में बहुत सी जिसे कहना चाहिए फेक न्यूज़ का भी एलिमेंट है, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स के जिनके बारे में तयक्कुन नहीं है कि इनके डांडे या इनकी प्रोसीड या इनके बेनिफिशरी जो है वो इसराइल या इस नौइयत की ताकतें कि जो इस वक्त इसराइल का साथ दे रही हैं, तो उनको कम से कम सिंगल आउट करने के बजाय हकीकी मानों में वो जिसे कहना चाहिए तजारती सौते और तजारती माखज़ या बिजनेस एंटरप्रेन्योर जो वाकई ही इस वक्त इसराइल के साथ दे रही हैं। एजुकेट करना चाहिए लोगों को, आम लोगों को, जिनमें वाकई बहुत गुस्सा है, तकलीफ है कि भाई आप कैसे प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आप उनको वहां यहाँ बैठे कैसे हेल्प कर सकते हैं। ये बड़ा जरूरी है कि इनको एजुकेट करें कि आप क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, क्योंकि वरना वही जहाद के उसमें जुनून में लोग कि भी हम कुछ कर सकें, अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाते हैं, अपनी बिल्डिंग्स, अपनी चीजों को तोड़ते हैं। ये मत करें, इससे उनका फायदा नहीं होगा। बिल्कुल चैनलाइज करें, प्रॉपर एक तरीका होना चाहिए, वेल ऑर्गेनाइज तरीका होना चाहिए, पीसफुल होना चाहिए। अच्छा, मुझे एक और चीज, आप क्या आने वाले दिनों में मिडल ईस्ट और ये जो मामलात हैं मजीद बिगड़ रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम एक जंग के दहाने पर खड़े हुए हैं, मईशत की वॉर चली रही है, लेकिन कन्वेंशनल कोई वॉर आप देख रहे हैं इस किस्म की सूरत हाल मिडल ईस्ट को लेकर? देखिए जहाँ तक तो मिडल ईस्ट का ताल्लुक है तो मैं समझता हूँ वो अमेरिका और मशरक़ वस्ता का खुसूसी मैदान है। और अगर ये भी रिसेंटली आपने जो ईरान के हवाले से जो डोनाल्ड ट्रंप के बयानात हैं वो सुने हो, तो उसमें जिस नौइयत की धमकियाँ में ज़ुबान वो इस्तेमाल कर रहे हैं ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह करने के हवाले से, और ख़ास तौर पे इसराइल एज ए फ्रंट मैन उनसे बढ़कर उस नौइयत के बढ़के और नारे जो है वो लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो लेकिन उसके साथ एक मुस्बत चीज़ भी दिखाई दे रही है कि आज ओमान के अंदर इसी मौजू पर मुज़ाकरात भी होने जा रहे हैं कि जिसमें ईरान के जो न्यूक्लियर इशू है उसको टैकल करने के लिए, क्योंकि आप देखिए कि ईरान पर खुदा न खास्ता अगर ईरान पर अगर कोई हमला किया जाता है तो ईरान इस वक्त खित्ते में इस जगह पे लोकेट करता है कि जहां उसके हमसाये में एक न्यूक्लियर पाकिस्तान है। यानी बड़ी एफिशिएंट हमारी फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की सारे इन मामलात को लेकर बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कैसे हम बनाते हैं। मुख्तसर अल्फाज मुझे लगता है ज़ुहैब कि हमारा कोई ट्रंप से जो एक्सपेक्टेशन है वो ज़रा आप थोड़ी कम ही रखें, क्योंकि उनके आते ही जो जिनके
वीज़ास कैंसिल हुए हैं, जिन फैमिलीज को उनका स्टेटस कैंसिल करके उनको वापस डिपोर्ट किया जा रहा है। आपको पता है इसमें बहुत सारी फैमिलीज और बच्चे वो हैं जो कि इजराइल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे, फ़लस्तीनियों के हक में कुछ अरसे से कर रहे थे पीसफुल प्रोटेस्ट, और ये उनके रिडार में थे। तो इनको नोट किया जा रहा था, इनकी लिस्ट बनाई जा रही थी कि अब मौका है, अब इनको निकालो। साहब बस ये आप क्या फॉरेन उम्मीद पॉलिसी से रखें? मुतालिक बता दीजिए, बड़ी इस वक्त एक फाइन लाइन है जिस पर हमें चलना है। जी, इसमें कोई शक नहीं, इस वक्त जो पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब हैं अक़वाम मुत्तहिदा में, उन्होंने अपना चार्ज संभालने के बाद मैं समझता हूँ जो एक बहुत ही ज़ीरक किस्म की जो पॉलिसी स्टेटमेंट्स दिए हैं, वो यकीनन पाकिस्तान का जो एक इस्टेब्लिश्ड मुसल्लमा मबनी बर उसूल मौक़िफ़ है उसकी एक लिहाज से मुकम्मल अक्कासी करती हैं। लेकिन अब उसे किस अंदाज से मटीरियलाइज किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान यकीनन इस वक्त जो सिक्योरिटी काउंसिल के जो तक 15 मुरकनी जो तंजीम है उसके अंदर यानी रोटेशन में रुकन के तौर पर भी शामिल है, लेकिन पाकिस्तान यकीनन अकेला कुछ नहीं कर सकता। इस मामले में मैं समझता हूँ जो वहाँ पे अरब कॉन्टैक्ट ग्रुप है जी बिल्कुल, उनको बहुत कुछ करने की जरूरत है अगर इस जुल्म सितम को। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। आईआर एक्सपर्ट मंसूर जाफर साहब हमारे साथ है, और गजा की सूरत हाल और गजा को लेकर पाकिस्तान का मौक़िफ़ मुमकिन तौर पर क्या हो सकता है, मिडल ईस्ट क्या किरदार अदा कर सकता है, OIC का प्लेटफॉर्म कितना मुतहरिक है, ये और इस वक्त गुस्सा नहीं चाहिए, ज़रूरी है कि आप दिमाग इस्तेमाल करें और वो करें जो आपके मुल्क के लिए मुफीद हो, बहुत ज़रूरी हो, और साथ मिल के हम जो हैं उनको सपोर्ट कर सकें जो फ़लस्तीन में जो सफ़र कर रहे हैं, बट सेंसिबली, एग्रेशन के साथ नहीं। एग्रेशन कभी भी सोल्यूशन नहीं है। बिल्कुल ऐसे। तो एक हमने ब्रेक लेना है और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कैफीन, कैफीन के ऊपर, चाय के ऊपर, कॉफ़ी के ऊपर, जो जगाने के लिए भी इस्तेमाल होती है और एक आदत भी बन जाती है, एक नशा भी बन जाती है, लेकिन उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और उसके साथ अपने पानी के इंटेक को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं अगर हमें पीनी ही है। तो इस पे बात करेंगे हिनानी से आफ्टर द ब्रेक। पीनी है, बिल्कुल पीनी है तो पीनी है। क्या बात है जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। राइज एंड शाइन में आपकी मुलाकात कराएंगे हिना अनीस, बड़ी कमाल चीज़ है भाई, न्यूट्रिशनिस्ट है जी। अच्छा, साथ में एस्थेटिशियन है, बड़े प्रोसीजर्स करती हैं, और हर्बलिस्ट भी है मेरा ख्याल है। मैं तो तुम्हें टोटके वोट के भी रमजान ट्रांसमिशन में जवेरिया के साथ सुना था, इसका ये टोटका है, उसमें फिर वो एक जगह हुआ था, जवेरिया गिर गई हंस के, साथ में कौन थी, माया गिर गई हंस के। क्या क्यों? सवाल तो बड़ा जेन्युइन था सवाल। अब मुझे उस वीडियो पे जो कि बहुत वायरल हुई थी, जिसमें एक कॉलर ने पूछा कि उनकी औलाद नहीं हो रही, तो वो उसके लिए आप उनको कोई टिप बता सकते हैं। उसमें इतना हंसना, वो सवाल की गहराई में इसमें पता नहीं हंसने चलेगी वाली क्या बात थी? देखें नादिया, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो यह है कि मेरे पास इस तरह के सवाल जनरली क्लिनिक पर आते हैं, और चाहे वो मर्द करे, औरत करे, या लड़कियों की माएँ भी आके करती हैं, तो ये बड़ा जनरली एक सवाल होता है। इनफर्टिलिटी हो गया, हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो गए, तो ये कोई टैबू नहीं है कि हमें इस पे हंसना नहीं चाहिए। ठीक है, इतना ज़्यादा और आप गिर जाएं, हाँ, बुरी बात है, और मेरे लिए ये चीज़ें नॉर्मल हैं। ठीक है, मैं एक क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, तो मेरे पास गिर गई वो क्या मतलब हुआ कि मुझे समझ अभी तक समझ नहीं आया। मुझे एक तो रमजान का टाइम, और जो कॉलर है वो अपने डॉक्टर से जो मर्जी सवाल पूछे, और उसमें कोई चीपनेस थी ही नहीं, उसने एक जेन्युइन सवाल किया, उसमें माया का ऐसे हंस के गिरना, वो मैंने कहा शायद उसमें कोई मजाक हो जो मैंने मिस कर दिया, और लोग भी नीचे अपसेट हो रहे थे कि जी आप ये तो बड़ा जेन्युइन सा सवाल था। तो फिर हम उनसे पूछ लेते हैं, लेकिन वैसे मतलब उसमें ये क्वेश्चन ऐसे हो सकता है, इसमें फनी बात थी इस सवाल में? फनी बात नहीं थी। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि मुझे पीने का शौक नहीं, कॉफी पीता हूँ गम बुलाने को। तुम्हारी टोन तो ठीक नहीं थी, अंदाज भी सही नहीं था, ऐसे नहीं कहते, कहते हैं मैं मॉडर्न कुड़ियां ते मॉर्निंग वॉक पे चली हूं। तो भाई मुझे बताएं, कैफीन का शौक ये कहाँ तक ले जाते हैं लोग? तो मैंने देखा बस कॉफी पीते रहते हैं सारा दिन, और वो कहते हैं कि हम तो पतले भी होंगे इससे, जी जी, और हमारा ब्रेन भी चलता रहेगा। तो क्या है और एक और चीज की भूख नहीं लगेगी, इसके लिए भी बहुत ज्यादा कॉफी का इस्तेमाल, एनर्जी रहेगी सारा दिन, तो बढ़ती रहती। अच्छा, ऐसा है कि हर चीज़ का इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा आपको नुकसान देगा। कैफीन का जनरली जो हमारा रिकमेंडेड अलाउंस है वो 400 mg तक, अप टू 400 mg तक है, और 400 mg का मतलब 4 कप्स ऑफ कॉफ़ी या 4 to 5 कप्स ऑफ टी। ठीक है, इतना है।
अब इससे ये भी ज़्यादा बहुत है वैसे, 4 बहुत cups है, अगर वैसे बहुत तो। है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा एक्सीड करेंगे बिल्कुल नुकसान देगा आपको। लेकिन 4 कप्स तक भी आपको कैसे जाना है? आपकी बॉडी को कैफीन डिहाइड्रेट करती है, एनर्जी तो देती है क्योंकि कैफीन का काम है बूस्ट करना फॉर ए टेम्प्रेरी टाइम पीरियड ना, लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए बूस्ट नहीं करेगी, आपको सस्टेनेबल एनर्जी नहीं देगी, शॉर्ट एनर्जी बूस्ट देगी, आप दोबारा नीचे आएंगे, ये कैफीन करता है, ठीक है। इसलिए आप डिहाइड्रेटेड भी होते हैं। 1 कप चाय में 44 ग्राम ऑफ कैफीन होती है और कॉफी में 46 यानी स्टेरॉइड्स की तरह है कि आपकी बॉडी तो खत्म हो चुकी है, बिल्कुल वो समझे एग्जॉस्ट हो चुकी है, बराबर बराबर लेकिन कैफीन brain है। आपको नहीं चला नहीं, चाय में कम है और कॉफी में ज्यादा है। दोबारा बताना 40 कितने? 44 ग्राम्स ऑफ 44 mg ऑफ कैफीन चाय में है और 65 है 65 है रिलेटिवली कि आपने कितना डाला है। अब 1 स्पून ऑफ कॉफी की अगर हम बात करें, आपने- और उसमें मिल्क ऐड 1 किया है टी तो वो जरा थोड़ा सा न्यूट्रलाइज हो जाता है। नहीं। नहीं, मिल्क अच्छा से अब कुछ ये भी भी है नहीं ना कि होता। टी में या कॉफी में मिल्क डालते ही और फिर शुगर डालते ही चीज ही बदल जाती चीज़ बदल जाती है, एक तो कैलोरी बढ़ जाती है, दूसरा मिल्क डाल के अगर आपने टी या कॉफ़ी को बॉईल कर दिया तो उसके केमिकल रिएक्शन हो जाते हैं जो कि हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है। तो है। बचपन से कर रहे हैं भाई। तो वो हमारी बचपन से हेल्थ भी तो इतनी अच्छी नहीं है। अब देखें, टी और कॉफ़ी में एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं, तो कम क्वांटिटी में पीना आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, आपको एनर्जाइज करता है, आपको रिफ्रेश करता है, तो उनको लाइटर अगर आप अमाउंट में बना के और पिएंगे। ब्लैक कॉफी आपके की बात हो रही है इसमें। द रियल कॉफ़ी इज ब्लैक Black कॉफ़ी। अच्छा अब देखिए, जो टी है इंग्लिश टी जो कि कहते हैं ना जहाँ से आई इंग्लिश टी, उसको बनाने का तरीका ही टी पॉट में डाली चाय, उसमें गर्म पानी में, और उसके बाद मिल्क अलग होता है और इसको मिक्स किया जाता बिल्कुल है। ऐसे ही। तरीका असल में ये है, बिल्कुल। आज भी टकोजी डाल के हम रख देते थे ना, Exactly. ये इंग्लिश टी लेने का तरीका है। ये जो पक्की हुई चाय, दूध पत्ती, ये जो हमने शुरू उसको किया मिक्स है, किए जा रहे हैं। वेरी ये बैड। गलत है। ये इसमें टेनिसन्स जो टी में होते हैं वो मिल्क के डालने से उसमें रिएक्शन शुरू हो जाते हैं, तो ये आपके लिए बुरा होता है। ऊपर से थोड़ा सा दूध डाल के पीने से कोई इतना हर्ज नहीं होता और आप पी सकते हैं, कैलोरी भी कंट्रोल रहेगी। अब जो आपने सवाल किया कि लोग ये करते हैं कि सारा दिन ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं और कहते हैं हम पतले हो जाएंगे, वो पतले नहीं हो रहे होते, डिहाइड्रेटेड हो रहे होते हैं, जो बॉडी से वाटर वेट है वो बाहर निकल रहा होता तो है। आपको लगता है कि आप आपको जरा लग रहा होता है slim आप smart जरा हो गए shrink हो रहे हैं और ये सब कुछ। कॉफ़ी इज़ अ गुड स्टिमुलेटर, आप दिन में 2 से 3 दफ़ा भी ले सकते हैं, बट विद गुड। 1 कप कॉफ़ी के साथ 3 कप पानी, यानी 1 कप कॉफ़ी पिया तो 3 एक्स्ट्रा कप पानी पीना है पानी आपने। का मेरा और आप नहीं, स्टिमुलेटर जब आप कह रही है ना तो इसको भी वाजे करें कि इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी को रेस्ट की जरूरत जी, है, जी, बिल्कुल। लेकिन आपका ब्रेन, क्योंकि आपने कॉफी पी ली है तो ब्रेन आपका एक्टिव है, बॉडी Active को है। वो सिग्नल्स दे रहा है जो उसके लिए तैयार बिल्कुल, नहीं है। बिल्कुल। तो ये तो बड़ा डैमेजिंग हो गया ना आपकी एक सेहत हद के लिए। तक डैमेज हो जाता है। कुछ लोग अक्सर ये रात को भी कहते हैं कि हम क्योंकि कहते हैं न्यूट्रिशनिस्ट के रात के वक्त कॉफ़ी ना पिए क्योंकि शाम के बाद आपकी बॉडी हमारे हर ड्रामे में रात को कॉफी हो रही होती है, तुम्हारे लिए कॉफी बनाओ, हाँ चलो दोनों मिलके बैठ के कॉफी पीते हैं। क्यों पीते? रात को क्यों कॉफी पी रही है? नया पता है सिलसिला शुरू हुआ है। कौन पीता है? आजकल लोग मीटिंग्स पे भी रात में जा रहे होते हैं और कॉफ़ी पी रहे होते हैं। कॉफी मुझे पी तो रहे नींद होते ही नहीं आती, मैं अगर 5 बजे के बाद चाय कॉफी ली खत्म। देखिए, रात की शाम के बाद जो बेवरेजेस हैं वो आपके लिए हर्बल टी हो गई, सौंफ और अदरक वाली चाय हो गई, सिनेमन टी हो गई। आप अपनी हेल्थ को सामने रख के जो आपकी हेल्थ की कैमोमाइल टी हो गई, लेवेंडर टी हो गई, आपको पुरसुकून अच्छा, सुलाएगी खाने के भी। बाद कैफीन का लोग वो करते हैं, उसका बारे में मुझे बताएं। अच्छा। जो खाने के फौरन बाद चाय पीनी चाय- होगी। खाने बिस्किट, के मीठा। तकरीबन एटलीस्ट 45 मिनट्स का आपको ब्रेक देना है कैफीन के लिए। कैफीन क्या करेगी कि जो आपने खाने में प्रोटीन खाया होगा ना, उसकी एब्जॉर्प्शन को ब्लॉक करेगी। अब जो आप इतना हेल्दी खाना खाया है तो आप उसकी एब्जॉर्प्शन ही सब ब्लॉक waste हो करवा जाएगा वो। वेस्ट करेंगे। कैफीन कब पिएंगे? छोटी सी टिप देती हूँ, अगर जो वेट कॉन्शियस लोग हैं कि जब बहुत फैटनिंग खाना खा रहे हैं, कुछ ऐसा खा रहे हैं ना, तो ब्लैक टी पी लें, लाइट ब्लैक टी विद योर मील, नॉट आफ्टर योर मील, विद योर मील। तो वो जो खाने का फैट है और बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट आप उस खाने के साथ खा रहे हैं, eliminate जैसे करें। कावा कहते हैं हम, जैसे कावा चाइनीज कावा वगैरह मील भी के साथ ले लें। गर्म पानी असल में बहुत गर्म फायदेमंद पानी। होता है, लेकिन साथ में अगर आपने करना है तो टर्किश उसको ले लें। टर्किश लोग आप अच्छा, देख लें एक खाने के साथ पीते हैं रिसर्च ये black कह रही है कि ज्यादा कैफीन पीने से एक तो नींद आपकी खराब होती है और फिर आपका वजन से इसका ताल्लुक हो जाता है, वजन बढ़ जाता है उल्टा। बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि देखें, जब हम बहुत कम खाना खाएंगे और कैफीन पीते रहेंगे तो जो हमारी बॉडी में खाना जा रहा है ना, वो कैलोरी को स्टोर करके रखेगा फॉर द लॉन्गर रन, कि उसको यूज़ करनी है। क्योंकि हमारी बॉडी को पता होता है कि अब मुझे इतने घंटे तक खाना नहीं मिलेगा, वो सिस्टम में आ चुकी होती है, ठीक है। तो वो क्या करती है, जैसे ही खाना मिलता है स्टोर कर देती है फैट में। तो जैसे फैट स्टोर हो रहा होगा तो अल्टीमेटली एक बड़ी आपका वेट अजीब बढ़ेगा। चीज है कॉफी के साथ ये कि आपकी कोई भी दवाई, जैसे थायराइड की मेडिसिन लोग लेते हैं तो जी कहते हैं उससे 1 घंटा पहले
चाय कॉफी नहीं, उसके 1 घंटे बाद चाय कॉफी नहीं, लेकिन हमारी तो मिक्स हो जाती है क्योंकि उसी वक्त मॉर्निंग बेड टी ले रहे होते हैं। जब होम्योपैथिक की दवाई लेते हैं, इलाज करते हैं, उसमें सबसे पहले वो मना करते हैं कि दवाई के 2-2 घंटे आगे पीछे कॉफी नहीं लेनी, चाय नहीं लेनी। इसका मतलब है कि ये एब्जॉर्प्शन किसी भी दवाई की रोकेगी प्रोटीन की एब्जॉर्प्शन रोकेगी, फैट की एब्जॉर्प्शन रोकेगी, अमाइनो एसिड की एब्जॉर्प्शन रोकेगी, तो दवाइयों की भी एब्जॉर्प्शन पे ये असर करती है। इसके साथ साथ ये क्या करती है कि ये इन अ लॉन्ग रन आपके माइंड को तो एक्टिव कर देती है, लेकिन बॉडी आप कभी कभार ये देखेंगे ओवर एनर्जी के लिए जब हम कॉफी पीते हैं तो हम लेजी हो रहे होते हैं, वो भी अच्छा लेजी हो पैल्पिटेशन भी पैल्पिटेशन और दिल घबराता है और फिर कभी-कभी माइग्रेन भी शुरू हो जाता है। हर दफा नहीं होता, मुझे होता है कि कभी किसी पता नहीं किस पर्टिकुलर टाइम पे या कौन सी कॉफी मुझे माइग्रेन देती है। वो क्यों, मिल्क वाली उसका क्या कॉफी है? माइग्रेन, उसकी वजह क्या है? मिल्क वाली कॉफी हमेशा माइग्रेन देगी, हमेशा नहीं देती, कभी-कभी। और कॉफी से ज्यादा अगर जिनको भी माइग्रेन का प्रॉब्लम है वो अदरक वाली चाय यानी ब्लैक टी में अदरक और क्लोव ये दोनों डाल के पियेंगे तो माइग्रेन बेहतर होगा। कॉफी माइग्रेन वाले बिल्कुल ना पिएं। अच्छा, ये मैं पहले बता दूं, कंट्रोल रूम से हमें एक सवाल आया है। क्या भैया? लॉटी क्या है? लाटे क्या? लाठी लाटे क्या मतलब? लाटे क्या लाटे? मेरा सवाल नहीं है, इसलिए अगर कुछ इसमें मुझे बताओ मुझे बताओ क्या बोल रहे हैं? लाटे की बात हो रही है ना। अरे यार, लाटे में भाई मिल्क ज्यादा होगा, कैपुचिनो में फ्रॉथी मिल्क होगा, अगर कोई तीसरी चीज है तो बताओ। बहुत सारे 5-6 तरह की हैं वैसे। हमें ना बोल रहे काफी देर से, मैंने कहा लाटे बहुत नहीं, मुझे नहीं आ रहा था लाटे की शायद बात बहुत। अच्छा, मुझे एक बात बहुत आसान बताती हूँ, ये जो लाटे, कैपेचिनो, माकियाटो और फलां जितने फ्लैट वाइट, अच्छा, इन सब में जो अगर कॉफी है ना वो एक्सप्रेसो और अमेरिकानो है, इसको हम कॉफी कहते हैं। बाकी सब डिजर्ट्स है किक। बाकी सब डिजर्ट्स, बाकी सारी कॉफीज को मैं डिजर्ट्स मुझे तो ये भी लगता है कि जो आपके कैफेज में बैरिस्टा कॉफी बनाते हैं और वो जो रोस्टेड कॉफी और उसी वक्त जो आपने उसको ब्लेंड करके बनाए ना कॉफी बीन से कॉफी, उसका असर और ये दूसरे वाली कॉफी अच्छा नहीं होता। और बाहर तो कॉफी में बहुत कुछ डलता है जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ये भी कॉफी में डल सकता है। वो खैर बात नहीं कर सकते मैं, लेकिन हाँ, जैसे बहुत सी चीजें ग्रीन कॉफी बीन्स नहीं बहुत कुछ है और भी बहुत है। रिसर्च कीजिएगा कभी आप। मैंने गाने में सुना था ये। अच्छा, एक और सवाल मेरा कि आप बगैर यानी ब्रेकफास्ट से पहले कॉफी लेना, ये भी बहुत लोगों में देखा चाय कॉफी, इसके क्या असर? इसमें क्या होता है कि बिल्कुल अर्ली इन द, आप जैसे उठें, कभी भी उठें, कोई भी वक्त पे उठें, आपने सबसे पहले तो ल्यूकवार्म वाटर लेना है या अपनी बॉडी को हाइड्रेट करना है, न्यूट्रलाइज करना है। जिनको लेमन सूट करता है वो लेमन लें, जिनको लेमन सूट नहीं करता वो कोई भी न्यूट्रास्यूटिकल डाल दें, सौंफ डाल दें। सौंफ मोस्टली सब लोगों को सूट कर जाती है। डाइजेशन, खाली पानी पी लो, कुछ सूट नहीं करता, खाली पानी पी लो। हनी भी ले सकती हो। हल्का सा ल्यूकवार्म वाटर होगा और अच्छा होगा। बिल्कुल खाली पेट कॉफ़ी नहीं पीनी है क्योंकि ये बहुत नुकसानदेह। इसके बाद अगर बेहतर है क्या नुकसानदेह? ओवर डिहाइड्रेट एसिडिक, हम सोकर उठते हैं ना, सालों में क्या होगा मेरी बॉडी पे? क्या नुकसान? एसिडिक बॉडी हो जाएगी। और एसिडिक बॉडी के अंदर क्या होता है? एसिडिक बॉडी इज अ पावर हाउस ऑफ इन्फ्लेमेशन एंड बैक्टीरियाज। इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी में बढ़ती जाती है। कैंसर सेल्स कहाँ पैदा होते हैं और कहाँ रहते हैं? इन्फ्लेमेट बॉडी में। जो बॉडी बहुत इन्फ्लेमेशन जिस बॉडी में होगी और बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया होगा, कैंसर की ग्रोथ वहाँ से होगी, इंडाइजेशन होगी। तो ये सारी चीज़ें, आपका गट खराब होगा, आपकी इंटेस्टाइन की लाइनिंग खराब होती जाएगी, आपका गॉल ब्लैडर खराब होता जाएगा। तो इन अ लॉन्ग रन क्या होगी? इन्फ्लेम्ड बॉडी। सही बात, इन्फ्लेम्ड बॉडी। वो लोग जो बहुत अच्छी कॉफी चाय बनाते हैं पहले तो उनको जिंदगी से दूर करें। जी। अच्छा, चाय और कैफीन जो है ना, इसका ताल्लुक वेदर से भी है। सर्दियों में कैफीन का इंटेक बढ़ जाता है, कॉफी चाय सब चलती रहती है, तलब होती कम है, हो जाता फजूल है। में कि बस ऐसी दिल चाह तरह रहा है, सर्दी है तो उसमें कॉफी दिल चाह रहा है, लेकिन गर्मी में ज्यादा वैसे कम दिल चाहता है। तो मौसम का जब ताल्लुक है इससे, आप हमारे साथ ही बैठे हैं, मौसम का अहवाल हम आपको बताएंगे। कुछ आपने हमें चीजें बताई हैं, कुछ हम आपको चीजें बताएंगे। तो जनाब, मौसम क्या कह रहा है, कितनी गर्मी होगी पूरे मुल्क में, और क्या कराची में कोई हीट वेव का भी इम्कान है या नहीं है? तो अंजुम नजीर साहब ने हमें ज्वाइन किया मेट ऑफिस से। जी, अप्रैल में अंजुम नजीर साहब ने ज्वाइन किया है, जो कि हमेशा हमें अपडेट देते हैं जब भी उनसे रब्ता किया जाता है। अंजुम साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। सर, एसी ऑन हो गया घर में? अंजुम भाई जी, अगर अप्रैल में शुरू हो गया है तो आगे आप वाले महीने कैसे गुजरेंगे? ये भी एक वार्निंग है शायद। देखें, जो ये मगरिबी हवाओं का सिलसिला मुल्क को मुतासर कर रहा है, इसका आज आखिरी रोज़ है। आज लाहौर में बारिश देखी गई। इस वक्त भी सियालकोट, नौरवाल वाले रीजन में कुछ इलाकों में बारिश हो रही है, कुछ केपी के इलाकों में बारिश हो रही है, कश्मीर में बारिश हो रही है। ताहम ये इस सिलसिले का आज आखिरी रोज़ है। अगले 2 रोज़ जो है इस सिलसिले की वजह से मौसम तकरीबन खुशगवार रहेगा। हम
14 तारीख से 19 तारीख तक एक मरतबा फिर हीट वेव लाइक सिचुएशन डेवलप होने जा रही है मुल्क भर में, जिसमें केपी के जनूबी इलाके, पंजाब के मैदानी इलाके, पाकिस्तान के जनूबी इलाके बशमूल सिंध और बलूचिस्तान में जो है हीट वेव लाइक सिचुएशन होगी। डे टेम्परेचर्स भी सिंध में तकरीबन 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएंगे। इसी तरह जो नाइट टेम्परेचर्स हैं, जिनको हम मिनिमम टेम्परेचर्स कहते हैं, ये भी अब बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो आप और कराची का नहीं बताया आपने, अभी 14 से 19 जो आप कह रहे हैं, कराची में क्या होगा? कराची में जी, कराची की नहीं, मैं जनूबी पाकिस्तान, कराची की क्या रहेगी सूरत? कराची तो कराची क्योंकि समुद्री हवाएं ऑलमोस्ट बहाल हैं, तो कराची का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो तकरीबन आज तो इस बात के इम्कान है 34 से 36 तक रहेगा। ताहम कल एक गर्म दिन होगा कराची के लिए, जब टेम्परेचर जो है 38 तक जा सकता है, और नमी ज्यादा होने की वजह से हवा में जो है वो गर्मी की शिद्दत ज्यादा महसूस तो कुछ बादल भी थे आज सुबह, तो क्या ये बरसे बगैर चले जाएंगे? हल्के फुल्के बादल थे, ये निकल जाएंगे। ये डेकोरेशन के लिए ये करेंगे कुछ नहीं, देयर ओनली फॉर डेकोरेशन के लिए। तो ये हाँ, मुझे याद आया, इस्लामाबाद में पीएसएल का मैच भी हो रहा है, आज पहला मैच हो रहा है, तो क्या वहां बारिश हो जाएगी या फिर मैच हो पाएगा? नहीं जी, आज मैच हो जाएगा। आज इस्लामाबाद में बारिश का कोई खास इम्कान नहीं है। अच्छा, इस्लामाबाद में बारिश का इम्कान नहीं है। दोनों में से एक बात देख लिया आपने? मौसम देख लिया, यानी कल गर्मी होने वाली है। गर्मियों के कपड़े तो निकल ही चुके होंगे। गए कहाँ? कराची में कहीं जाते हैं? कराची में तो हमारा वो सर्दी गर्मी वाली पेटियां हैं, थोड़े से है ना, ये निकालते हैं जैकेट्स वगैरह, उस पे शो मार लेते हैं। या कराची से बाहर गए पहननी तो है। बहुत तो ऐसी जैकेट्स हैं वो अभी तक यानी कि यार कहाँ पहनेंगे। हमने से तस्वीरों के लिए निकाली थी, एक पार्टी की हैं, जैकेटें पहनी और उसके बाद वापस रख दी। एक्सपेंसिव जैकेट्स एंड कोट्स होते हैं, सोचते हैं यार पड़े कीड़ा लग जाएगा, बाहर जाके पहनो। अच्छा, बट लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि जून जुलाई अगस्त, सीरियसली मुझे लगता है कि कराची बेहतर है कंपेयर टू। हाँ, ये तो है, ये है बिल्कुल। लाहौर ड्राई नहीं चलती, ड्राई हवा चलती है ना, और बड़ा मजा आता है। लाहौर की जो गर्मी है ना, बस एक एडवांटेज है, बारिश थोड़ी हो जाती है ज्यादा लाहौर में, जो कि कराची में अब नहीं होती। हवा नहीं होती, वहाँ की गर्मी ना जला देती है। मैं तो दोनों जगह रही हूँ, मैं इसको कंपेयर करूँ तो कराची इन महीनों में बहुत बेहतर होता है। अच्छा ना, बताओ, मैच देखने चल रहे हैं हम? चलें, तुम जा रहे हैं? कौन सी टीम को सपोर्ट करें? कौन सी टीम, कौन से मैच पे जाना है? मैं एक बात बताऊं, बस मुझे मैच देखना पसंद है, ज्यादा समझ नहीं आ रहा होता। तो देखना क्या, फुटेज के लिए वो जो हम बात करें ये तो नहीं कैमरा में। मैं हम बस कोशिश करेंगे हम आ जाएं, कैमरा आ जाए। एक दफा बता रही हूँ, मेरा जो छोटा बेटा है वो मैच का बड़ा शौकीन है, तो उसके साथ जब मैं जाती हूँ बड़े प्रेसिडेंशियल बॉक्स में बैठूंगी, आखिरी में बार बार उससे पूछती रहूंगी जीत रही है हार रही है। मम्मा आप ऊपर बैठी हुई, आपको नजर नहीं आ रहा। इसीलिए ना डाउनग्रेड करना पड़ेगा, आप आम लोगों के साथ देखें, आपको ज्यादा वहाँ फुटेज बनेगी सही, ज्यादा मजा। हाँ, चलते हैं वो वहाँ मजे नहीं है, देखना पब्लिक के साथ। पूरा मैच देखूंगी और एक बॉल गिनूंगी। और ये नहीं बता पाऊंगी जीता कौन। क्या बात है, ये हिना का सब्जेक्ट अच्छा, गर्मियों का ऐसे ही पूछ लिया। नहीं, हिना से गर्मियों का थोड़ा सा और पूछ लेते हैं। फिर मेरी रील्स बन जाएंगी। कैफीन पे आते हैं कि इन गर्मियों में चाय और जो कॉफी हम ले रहे हैं, इसका कोई मतलब फायदा होना है, नहीं होना? अच्छा, ठंडी करके जब पीते हैं तो लगता है कि उसकी तासीर ठंडी कोल्ड कॉफी नहीं, आइस टी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, तासीर वैसी ही रहती है, उसका जायका बदल जाता है, उसका टेम्परेचर बदल जाता है, बट आपकी बॉडी को, हमारी बॉडी को ना ये कुछ नाम वाम नहीं पता होते। हमारी बॉडी को इसकी केमिकल कंपोजिशन पता होती है कि मेरे पास क्या आया है। मेरे पास लाते आई है, कैपेचिनो आई है, अमेरिकानो आई है, ये नहीं पता। उसको पता है कैफीन आया है, मिल्क आया है, मिल्क के साथ तो लोग जनरली लेते हैं इसको कि जी जाग जाएं, आंखें खुल जाएं, एनर्जी आ जाए। तो इसके अलावा कौन सी चीजें हैं जो कि एनर्जी देती हैं और फिर देर तक रहती हैं बॉडी के लिए नुकसान देने? गर्मियों में खास तौर पे इलेक्ट्रोलाइट्स। गर्मियों में जब गर्मियां आई हैं तो कॉफी को कम करके इलेक्ट्रोलाइट्स बढ़ाएं। इलेक्ट्रोलाइट्स कहाँ हैं? सबसे आसान और अच्छी चीज़ है तुखमलंगा में मौजूद है, सस्ता है, अच्छा है। नींबू उसमें डाल दें, जिनको सूट करता है, नहीं करता तो विटामिन सी पाउडर्स अब मिल जाते हैं, बहुत सारी ब्रांड्स के पाकिस्तान में भी मिलने लगे। 1/4 टीस्पून वो डाल दें, साथ में थोड़ा सा हनी डाल दें। हनी नहीं तो वाटरमेलन कैसा है? वाटरमेलन मुझे बहुत अच्छा, फुल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स है। घर में ऐसे उगता है कि आप उसको रोकना चाहें तो रोक नहीं सकते। आपकी बॉडी में एसिडिटी को कम करना है, हाइड्रेशन मेंटेन रखनी है, तो आपको अल्लाह ताला का निजाम देखिए, थोड़ी सी भी जगह ना वाटरमेलन उगा लें। अल्लाह ताला का निजाम बहुत अच्छा। अच्छा, व्हाट हाउ इज कांजी फॉर योर हेल्थ? मैंने इसमें तो एक सेगमेंट करना था कि एक नई चीज है जिसकी हम बहुत वीडियोस देख रहे हैं और मेक सेंस। कांजी क्या करती है बताएंगे? प्रोबायोटिक है और गट फ्लोरा को इंक्रीज करती है। तो जब गट फ्लोरा इंक्रीज होगा, इन्फ्लेमेशन और एसिडिटी कम होगी। तो जो सुबह सवेरे आपने अभी पूछा ना कि क्या पीना चाहिए, आप कांजी पी सकते हैं। और कांजी डिफरेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से बना बिल्कुल बेहतरीन चीज़ है। ज़ुहैब, आप प्लीज कभी बनाएं, आपको रेसिपी मैं पता
आते हैं आने वाले शोज में, और आप बना के इसको यूट्यूब पे बहुत सारी रेसिपीज है, बना के जरूर इस्तेमाल शुरू करें। बिल्कुल मैं तो सही है, करूंगी, बहुत मैंने सोचा शुक्रिया। बिल्कुल करिए, 1.5 महीने से करिएगा, सोचा है। बहुत ये हमने कैफीन की बात की, और क्या गर्मी में हम कर सकते हैं, गर्मियां कितनी आने वाली है ये भी पता चल गया आपको। अब एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद आते हैं तो कुछ ड्रामा इंडस्ट्री की बात होनी जी है, बिल्कुल। डबिंग शबिंग की है। डबिंग शबिंग मतलब कि मेरा सेगमेंट हो गया है। तो जो हमारे बड़े कमाल ड्रामाज हैं डब होके रशिया में दिखाए जा रहे हैं, मलेशिया में दिखाए जा रहे हैं, तो जो ये डबिंग कर रहे हैं साहब, इनसे हम बात करेंगे कि वो यहाँ से आते हैं, ड्रामे ले जाते हैं, डब करके चला रहे हैं, और उन्होंने एक कोलैबोरेशन भी अभी शूट की है मलेशियन आर्टिस्ट, पाकिस्तान आर्टिस्ट। वो क्या है मुबारक कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है उसका। तो एक ब्रेक लेना है, राइजिंग शाइन पे कहीं जाइएगा नहीं, वापस आते हैं जल्दी। Keep watching. Good morning. जी गुड मॉर्निंग। मुझे आज पता चला कि मैं गुड मॉर्निंग नहीं कह रही। रियलाइज हो गुड गया। मॉर्निंग कहेंगे नादिया, आप भी हमेशा कहें, ब्रेक मैं भी आपका जी शो बोला करें। ठीक है। नहीं, और गुड मॉर्निंग हाँ, कहना good मॉर्निंग morning, शो में welcome बहुत back। जरूरी है। असल में आई थिंक रमजान में ज्वाइन किया तो एक रमजान वाली भी अभी तक है असरात हैं। तो ये मॉर्निंग शो है ईमान से। राइज एंड शाइन एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल से बोलेंगे तो अब बताएं भाई, अब नहीं कल से बोलेंगे नहीं, बस अब बोल दिया ना आपने, और अब कल से भी बस आज से आगाज हो गया इसका बोलने का। अब क्या कर रहे हैं मुझे बताएं। ड्रामे की पाकिस्तानी ड्रामे तो मकबूल हो ही रहे पूरी दुनिया में, देखे जाते हैं, और पाकिस्तान जाना माना जाता है। पुराने दौर से ही ऐसा है वैसे। बीच में थोड़ा सा शायद दौर आया था जिसमें ड्रामे जरा हमारे खराब हो गए, सोप सीरियल्स वगैरह, लेकिन अब तो बहुत बेहतरीन है। तो इतने ज्यादा बेहतरीन है वो, इतने मशहूर हो रहे हैं कि दूसरे ममालिक में उनकी लैंग्वेज में डब होके ड्रामे चल रहे हैं। ये रिसेंटली ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की वजह से ये ट्रेंड शुरू हुआ है कि अब जो लोग हैं ड्रामा पसंद करते हैं वो दूसरे ममालिक के, दूसरे कल्चर्स के ड्रामा भी देखना चाहते हैं, डब हो जाएं, सबटाइटल्स आएं, बट मजा आता है। मैं तो खुद जो है ना 500 एपिसोड अर्तुगरुल के देखे मैंने, डबिंग नहीं हुई हुई थी, सबटाइटल्स पढ़ के। तो तब उसके बाद मुझे मेरी क्या स्पीड बढ़ी है, उन्होंने कोविड में किया था। मेरी अब सबटाइटल्स पढ़ने की स्पीड ऐसी है कि आपकी सोच है उसकी वजह से, और मैंने बड़ा एंजॉय भी किया था, लेकिन मुश्किल काम है। बिल्कुल। अच्छा, कौन कौन से नादिया ड्रामे, वैसे तो सारी हर चैनल पे मैं देखता हूँ, बहुत अच्छे अच्छे ड्रामे हैं। तो हाँ, यानी मार्केट हमारी क्या है बाहर अगर देखें? टर्किश ड्रामे हमारे यहाँ बड़े मशहूर है, मेरा सुल्तान के बाद, अर्तुगरुल के बाद। लेकिन ये जो मलेशिया जो रीजन है, इसके लिए उनका कंटेंट हमारे लिए, मैंने देखा नेटफ्लिक्स में 1-2, लेकिन हमारे लिए नया है, और हमारा कंटेंट उनके लिए कितना नया है। ये जो ब्रिज है ये काम तो अच्छा करेगा ही, और इनका जरा बताएंगे जरा कि रिजवान जमान जो हैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, ये एक बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं कि हमारी प्रोडक्ट को वहाँ लेके जा रहे हैं, उन लोगों में मुतारिफ करा रहे हैं रशिया में फॉर एग्जांपल। और वो अगर हमें देख के हमारा ड्रामा पसंद करेंगे, क्योंकि हमारे ड्रामा में ज़्यादा फैमिली की बात। अच्छा, हैरान कुन बात भी है कि आपकी एग्जीक्यूशन मुख्तलिफ है, आपके कैरेक्टर्स मुख्तलिफ हैं, आपकी कहानियां मुख्तलिफ हैं, सब्जेक्ट्स ही हमारे डिफरेंट हैं, लेकिन आप देखें ना कि ये मीडियम कितना कॉमन मीडियम है। क्योंकि एक जो सब्जेक्ट है, देखा जाए कि एक चीज जो हर मुल्क में है वो है फैमिली। बिल्कुल, मियाँ बीवी, बच्चे, रिश्ते, कॉन्फ्लिक्ट्स, फिर सुलह होना। तो ये तो आई थिंक हर किसी के शौक की बात है, बस अच्छा बनाओ, वो भी डिफरेंट है ना, अच्छा बनाओ। जो सब कहते हैं कि हमारे ड्रामे रियल बड़े लगते हैं, तो इनसे हम बात करते हैं रिजवान साहब से कि वो तो अब कोलैबोरेशन भी कर रहे हैं मलेशियन और पाकिस्तानी आर्टिस्ट, और मेरे ख्याल कुछ शूट हो भी किया है। मुबारक। हेलो। अच्छा रिजवान साहब, आपने हमें ज्वाइन, अस्सलाम वालेकुम। नहीं, अभी रिजवान साहब हमें कनेक्ट करेंगे। तो हम ये जो बात थोड़ी सी इस पर मजीद बात करते हैं, जैसे सरहद पार की हमने बात की कि उनकी मूवीज बड़ी मशहूर हैं पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तानी ड्रामे, अब वहाँ आपकी जब बात होती है एक्टर्स से, तो वो क्या कहते हैं, देख रहे होते हैं, फिल्म एक्टर्स भी देख रहे होते हैं हमारे ड्रामा? अब मेरा जैसे मैं लास्ट टाइम अभी दुबई गई तो मुझसे अरबी में कुछ खवातीन ने बात की कुछ साल पहले। मैं कही मुझसे अरबी में क्यों बात कर रही हैं, मुझे तो नहीं आती अरबिक। तो वो उन्होंने एक और नाम से मुझे बुला रही, मैं कि क्या हो रहा है। तो फिर मुझे समझ आई कि मेरा ड्रामा वहाँ चल रहा था अरबिक में। हाँ, अरबिक में कैसी है तन्हाई, तो इसकी वजह से वो मुझे पहचानते हैं। वो वाचिंग मी और मुझसे सवाल पूछे, मैंने से कहा नो अरबिक, डबिंग डबिंग। लेकिन अब बहुत अच्छा लगा, अच्छा लगता है। दूसरे पता है ड्रामास के कल्चर्स आपको पता चल, मैं जर्मन एक ड्रामा देख रही तो मुझे उनकी समझ आई कल्चर की। मुझे अच्छा लगता है जब कल्चर ज़्यादा नजर आए। इंडोनेशिया, मलेशिया, इनकी सीरीज़ आप देखते हैं, स्पेन की सीरीज़ देखते हैं, मज़ा आता है। जैसे आपकी सैर भी हो गई, जब सैर होती है इतना कल्चर नज़र नहीं आता कि लोग वहाँ रह क्या रहे हैं, उनके कॉन्फ्लिक्ट्स क्या हैं, उनके मसाइल क्या हैं, वो बच्चों की कैसी परवरिश कर रहे हैं, बहुत सीखने को बिल्कुल। उठते बैठते कैसे, उनका रूटीन कैसे गुजर रहा है, जॉब पर कैसे जाते हैं, फैमिली बॉन्ड कैसा खाने है। हाँ, खाने कैसे, कोरियन सीरीज देखते हैं तो हम उनके खाने इतने हम एंजॉय करते हैं, यार ये क्या डिश है, फिर हम एंजॉय करते हैं। जैसे आजकल अफ्रीकन फूफू
का जो है बहुत ज्यादा क्रेज आया हुआ है। वीडियोस देख के हमने कभी सोचा ही नहीं, ख्वाहिश भी नहीं जाहिर की कि हम अफ्रीकन खाना खाएं मन से। लेकिन अब वो खाना देख के ना, वो जो नहीं कहता बिस्मिल्लाह, और जैसे खाता है बच्चा, उसको छोटा सा देख रहा होता है और पापा है, अंकल है, खाए जा रहा है, तो वो क्या चीज़ है। और वो सुना है बड़ी मज़े की, वो कुछ मेज़ से बनी हुई कोई चीज़ है। और अभी हदीका कियानी भी वही चीज़ ट्राई कर रही थी यूएस में, हदीका, और हदीका ने कहा बड़ा मज़े का। क्या बात। तो ये देखिए ना क्या हुआ, ये कैसे हुआ, कल्चर्स देख के, उनकी वीडियोस देख के हम सीखते हैं, जैसे हम मलेशियंस और रशियंस। अच्छा, वैसे भी सीखते होंगे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स और राइटर्स को भी सीखने का बड़ा मौका मिलता होगा ना, जब दूसरे सिनेमा को आप देखते हैं या फिर ड्रामे को, जैसे ईरानी ड्रामे को आप देखते हैं या उसके मूवीज को देखते हैं, तो फिर आप कुछ ना कुछ तो सीख रहे होते हैं ना कि किस तरह लिखी जाती है कहानी। ईरानी फिल्में और ड्रामे, आपकी सोच है कि कितने इंटेंस होते हैं, कितने सीरियस होते हैं, और बहुत दफ़ा बनाने की हमने भी उसमें कोशिश की, मुश्किल है। वैसे आजकल इंडिया जो है हमारे ड्रामे बनाने की कोशिश कर रहा है, और पहला जो ड्रामा उन्होंने बनाया उसकी क्या पब्लिसिटी कैसे की है। अच्छा, कौन सा? पाकिस्तान स्टाइल ऑफ ड्रामा ना करें। उसकी कैप्शन इंडिया में भी ये पाकिस्तान स्टाइल ऑफ ड्रामा, और नाम और सारा कुछ वो उसको प्रमोट भी एज पाकिस्तानी स्टाइल कर रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ तो है हमें, कुछ तो है हमें। अच्छा, मैं पता है एक इंटरेस्टिंग बात, सनी देओल का बयान देख रहा था, उसने फवाद खान को अप्रिशिएट, यानी उसने कहा, हालांकि हम उसकी मूवीज देखें तो बड़ी इंडिया पाकिस्तान के मामलात पर होती हैं वो, लेकिन वो कह रहे हैं कि फवाद खान अगर आया है तो कोई बात नहीं, एक्टर्स की कोई बाउंड्रीज नहीं होती हैं, और एक्टर से भी ये तो आर्ट में आप उस तरह ना करें कि उनको रेजिस्ट करें। और एक और इससे मुझे चीज़ मैंने नोटिस की, अच्छी बात भी है, स्ट्रेंज बात भी है, कि आज पाकिस्तान में रिलीज हो रही है अकाल दी अनकॉन्कर्ड। ये फिल्म है जो कि पंजाबी सरदार्स और उसके स्ट्रगल पे है, कि कैसे उन्होंने अपने गांव को बचाया था। कोई 1840s के टाइम पे बनी हुई है फिल्म, और वो पाकिस्तान में आज रिलीज हुई है, एंड इट्स प्रोड्यूस्ड बाय धर्मा प्रोडक्शन, यानी करण जौहर का प्रोडक्शन हाउस है। तो ये पाकिस्तान में रिलीज हुई है, और इसका ट्रेलर भी आप देखें तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेकिन बस ये न्यूज़ है, ये न्यूज़ है, और न्यूज़ की डिटेल्स क्या है ये अभी नहीं बता सकते हम। ये जो रेलेवेंट लोग होंगे उनसे हम पूछेंगे कि वाकई धर्मा प्रोडक्शन की मूवी। अच्छा, रिजवान जमान साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, नादिया डायरेक्टर प्रोड्यूसर है वो, जो हम बात कर रहे थे। जी रिजवान साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मुबारक जी आपको। हाँ जी मुबारक। तो रिजवान भाई, आप मलेशिया में बेस्ड हैं, पाकिस्तान में हैं, यहाँ से वहाँ जाते हैं, वहाँ से यहाँ आते हैं, क्या चल रहा है? वहाँ से यहाँ आता हूँ, मैं मलेशिया में हूँ और बस वहाँ से यहाँ आते रहते हैं। ठीक है, तो ये आप मतलब आपने कैसे सोचा कि ये यहाँ के ड्रामों को आप वहाँ डब कराएं, और वहाँ लोगों को पसंद आ रहे हैं जैसे ड्रामाज, आप उनके चैनल्स को दे रहे हैं, या ये यूट्यूब के किसी प्लेटफॉर्म पे मिल रहे हैं ड्रामे, कहाँ चल रहे हैं? नहीं जी, ऐसा नहीं, ये वहाँ पर उनके मेन स्ट्रीम चैनल पे हम देते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग उसको डब नहीं करते, सब टाइटल करते हैं, उर्दू जुबान में ओरिजिनल चलता है, और वो देखते हैं उसको। और ये मतलब नहीं, मुझे समझ नहीं आया, डब नहीं करते आप, यानी सबटाइटल? नहीं, मुझे समझ नहीं आया वहाँ पे, लेकिन अब उनके नेशनल चैनल पे है, और डब टीवी चैनल्स सबटाइटल के साथ डब है। नहीं, डब नहीं है ना, कह रहे हैं ये डब होते हैं ना, डब नहीं, डब नहीं, क्या सबटाइटल्स में चल रहे हैं? जी सबटाइटल से चलाते हैं, उर्दू लैंग्वेज में फिल्म चलाई है। नहीं, तो आप डब करके मलय में क्यों नहीं आप उनको दिखाते? Why not? इसलिए कि वहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है, वो डबिंग नहीं देखते, वहाँ पे सबटाइटल। बाकी तो हमने जॉइंट वेंचर किए जो कि दोनों वो हैं। तो कौन कौन से ड्रामे आपने अभी तक किए हैं जिनको वहाँ चलाया गया मेन स्ट्रीम पे? वो तो एक तो वो है ना जो ये रिटर्न हुए वहाँ पे, कुछ तो हमने प्रोड्यूस किए हैं जॉइंट वेंचर के तौर पे, जिसमें मलेशियन और पाकिस्तानी आर्टिस्ट, वो मलेशिया और पाकिस्तान में शूटिंग हुई और उनके चैनल्स पे ऑन एयर हुए हैं। अच्छा, आप नए ड्रामे लेके जाते हैं जो यहाँ मशहूर हैं, या पुराने ड्रामे आप वहाँ दिखा रहे हैं? जी पुराने ही, जैसे कि जिंदगी गुलजार है वहाँ दिखाया, जहाँ फिल्म थी मोर वो है, छलावा फिल्म थी, ये उनके टेलीविजन पे चली है। क्या रिजवान में बंधन नहीं दिखा रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं? बंधन दिखाएं, और भी हमारे बड़े क्लासिक्स बंधन कह रही है दिखाएं, और भी क्लासिक्स है हमारे, मतलब तन्हाइयां टाइप, दूर किनारे, निजात, ये ड्रामे दिखाएं। अंधेरा उजाला। नहीं, वो इतना पुराना ड्रामा नहीं चल सकता वहाँ पे, वो उनकी एग्रीमेंट होती है 2-3 साल। नहीं रिजवान भाई, लेकिन वो ड्रामे ना लेके जाना जो यहाँ भी किसी ने नहीं देखे। जी मुझे सुनाई नहीं दे रहा, दोबारा बोलिए। क्यों दोबारा? अच्छा, आपने नहीं सुना? गुड लक है मेरी, सवाल चेंज कर दे।
छोड़ें, अगला सवाल करते हैं, और भी बड़े सवाल हैं। नहीं रिजवान भाई, हाँ मुझे ये बात बताएं कि वहाँ रिस्पांस यानी क्या देखना, लव स्टोरीज देखना लोग पसंद कर रहे हैं वहाँ पर, या फिर कोई क्राइम, यानी क्या है वहाँ की तरजीहात क्या है? हाँ नहीं, बेसिकली बहुत ज्यादा लव स्टोरी पसंद करते हैं, लेकिन हर तरह का कंटेंट चलता है, लेकिन बेसिकली ज्यादा यही हमारा मतलब औरतों वाली कहानियां या लव स्टोरी या फैमिली, मतलब यही चल रहा है वहाँ भी, यही कल्चर चल रहा है। भाई आप डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, जरा कैमरे की आंख में देखें, कैमरे में देखें ताकि हम आपको देख, ये हुई ना बात, थोड़ा सा पीछे हो जाए, जबरदस्त। ये अब मैं डायरेक्टर हूँ, एक्शन बिल्कुल सही लग रहा है। अच्छा, अभी आपने कोलैबोरेशन एक प्रोजेक्ट भी बनाया है ओरिजिनल पाकिस्तानी आर्टिस्ट और मलेशियन आर्टिस्ट के साथ, उसके बारे में बताएं। जी, वो पहला था, उसका नाम था सारा साजिदा, जो कि उधर चला 32 एपिसोड थे, उसमें एशियन सारे टॉप स्टार थे और पाकिस्तान के भी बहुत सारे स्टार थे उसमें। वो लाहौर में किया और मलेशिया के बाद फिर टेलीफिल्म हैं वो की। और ये जो मुबारका जो है वो अभी किया है, वो तो पाकिस्तान के प्राइवेट चैनल के लिए। इसमें एक रशियन लड़की है, मलेशियन है, बाकी पाकिस्तानी कास्ट है सारी। अच्छा, मलेशियन है इसमें या नहीं? और रशियन भी है उसमें, तो लड़का ले लिया आपने? लड़का जो मलेशियन थोड़ा सा लगता है, हल्का सा मेकअप के बाद, वो आप इंटरेस्टेड हैं? रशियन की बात हो रही थी। अच्छा, जो लगता हो ये एक है लड़का, मैं जानती हूँ, थोड़ा सा आंखों पे मेकअप करेंगे तो लग भी जाएगा। रशियन भी लग सकता है, वो भी मेकअप है अवेलेबल, सर्जरी भी है। वो बड़ा डेडिकेटेड है, वो सर्जरी भी करा लेगा, मसला ही कोई नहीं। सही है, फेस की हद तक। अच्छा रिजवान भाई सुने मेरी बात, ये मुझे बताएं कि आपने इसकी फिजिबिलिटी बनाई होगी ना, कोई आपने देखा होगा कि भाई ये एक बिजनेस ही है कि आप वहां दिखा रहे हैं, मूवीज दिखा रहे हैं, ड्रामे दिखा रहे हैं, तो उससे कुछ अर्न भी कर रहे होंगे, तो वाकई इसके अंदर इतना इस फील्ड में इतनी आप देख रहे हैं कि जान है? अच्छा, वो ऐसे बिल्कुल जाहिर है, बिजनेस है वो किसी अर्निंग के लिए किया जाता है, लेकिन बिजनेस तो वहाँ पे मैं कर ही रहा था अपना, मतलब मलेशियन प्रोडक्शन, लेकिन मेरा अपना जाती शौक था कि पाकिस्तान का वहाँ पे ना कंटेंट चले, क्योंकि 2067 तक वहाँ पे से मतलब हिंदी फिल्म चली, पाकिस्तान का कोई कंटेंट वहाँ था। तो मेरा अपना शौक था, तो पहले कंटेंट तो नहीं चला, पहले ये ड्रामा ज्वाइन था, जो मुझे 3 साल लगे उनको ये बनाने में कि हमारी कास्ट उसमें, और खैर उसके बाद फिर तो मतलब पहला उसमें ये था कि प्राइड वाली बात थी कि हमारा कंटेंट, हमारा आर्टिस्ट, हमारी लैंग्वेज, बस वो था। अच्छा, अभी बताएं कौन सा ड्रामा है जो वहाँ जिसको जो बड़ा हिट हुआ हो हमारा? आपने रशिया में भी बताएं और मलेशिया में भी बताएं। अच्छा, नहीं, रशिया में हमारा मैं क्या ड्रामा, रशियन आर्टिस्ट को मैंने पाकिस्तानी ड्रामे में किया, अदरवाइज जो है हमारा ड्रामा वहाँ कौन सा पसंद किया गया जो आपने चलाया वहाँ? सुनो चंदा था, वो चला, वो बहुत अच्छा रहा। अच्छा, और हमारा जॉइंट वेंचर था वो सारा साजिदा, क्योंकि यूनिक था, तो वो अगर अभी आप मलेशिया जाएं तो उसको वो बाय नेम याद है, क्योंकि और स्क्रीन पे वो कॉमन नहीं थी। सही बात है। अब वहाँ का कंटेंट भी यहाँ चल सकता है, वैसे तो वहाँ की भी कोई सीरीज यहाँ आप डब करके नहीं आप चलाने का सोच रहे हैं? साजिदा जो है यहाँ के प्राइवेट चैनल पे तो मले पोर्शन का डब कर, नहीं उनका कोई मशहूर ड्रामा जैसे अर्तुगरुल यहाँ चला डब होके, तो वहाँ उनका कोई मशहूर ड्रामा भी आप यहाँ चला सकते हैं ना? जी बिल्कुल बिल्कुल चला सकते, वो तो डिपेंड करता है कि इधर के चैनल सारा साजिदा यहाँ चल चुका है वो डब करके। जी बहुत शुक्रिया रिजवान साहब, थैंक यू, ऑल द बेस्ट जी। तो मुबारका है और अभी चलेगा यहाँ भी और वहाँ भी। बिल्कुल ऐसे ही, तो इस समेटने का वक्त आ गया, ये जो है ना अब बस क्लोजिंग का वक्त है। तो जनाब कल आपसे इंशाल्लाह, हाँ कल आपसे मुलाकात होगी राइज एंड शाइन में। कल नहीं कल नहीं, हमारी छुट्टी फ्राइडे, ये आपने बहुत अच्छा किया, बिल्कुल। तो ये 2 दिन की छुट्टी और मंडे को आपसे मुलाकात होगी राइज एंड शाइन में 365 न्यूज पर। देखते रहिए, पसंद करते रहिए, फीडबैक देते रहिए। मुझे और नादिया को इजाजत जी, हैव अ ग्रेट वीकेंड, खुदा हाफिज एंड गुड मॉर्निंग।